और अगर कोई चीज नहीं आ रही तो डोंट थिंक कि भाई मुझे नहीं आ रही बाकी सबको आ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम भी यही सोचते थे। तो जब जो क्वेश्चन है, जब जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, उसी समय उसको इंस्टेंटली पूछो ताकि उसको क्लियर करके आगे बढ़े। बड़ी सीधी सी बात है। अगर ट्रेडिशनल फिलोसफी होती है, एंशियंट फिलोसफी होती है, अगर प्लेटो या ग्रीक फिलोसफी की बात हम कर रहे होते या इंडियन फिलोसफी की बात हम कर रहे होते, तो अगर हम लॉजिक वगैरह नहीं भी लेके चले तो भी हमें वो थियोरेटिकली वो फिलोसफी समझ में आ जाती। बट एनालिटिकल फिलोसफी की ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको लॉजिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो फिलोसफी चाहे आप कुछ भी कर लो, बिल्कुल उस तरह से समझ में नहीं आएगी जिस तरह से सामने वाले ने समझाई है। मूर तो फिर भी बहुत लोअर लेवल पे है वहां पे, उनके बीच में। रसल और विटगेंस्टाइन में जाके, क्वाइन जैसे लोगों में जाके तो फिर और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगर लॉजिक की ये बेसिक लॉजिक नहीं क्लियर है तो अगर ये क्लियर है तो हम दैट्स ओके, नहीं तो फिर हम इसको क्लियर करके चलेंगे। बताओ मुझे। जी सर सर, रिवाइज रिवाइज करते कर हुए लेते चलेंगे। हैं। रिवाइज करना है तो ठीक है। सबसे पहले चीज तो देखो, इसलिए मैंने एक स्लाइड खोल रखी थी, मेरे पास एक कांट की स्लाइड थी, हाँ ये रही। ये है आपकी एनालिटिकल एंड सिंथेटिक नॉलेज। ये वैसे तो सबसे पहले इस बारे में जो डिस्टिंक्शन किया हुआ है वो किया था लाइबनिज ने, लेकिन लाइबनिज की जो डेफिनेशन थी उसी डेफिनेशन को ऐसा कैसा इमैनुअल कांट ने उठा लिया था, और बाद में उसे उठाने के बाद इमैनुअल कांट ने उस उन प्रोपोजिशंस को, उस जो उसका जो नेचर था एनालिटिकल और सिंथेटिक, उसको डिनाई करके, उसको चैलेंज करके, कुछ और एक सेकंड होल्ड करना भैया, सॉरी कुछ एक दो स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लेकिन कोई पिक नहीं, उनको परमिशन नहीं दे रहा है। देखो जरा, हेलो, यस सर। ठीक है सर। चेक करो जरा, नहीं तो लिंक फिर से पोस्ट कर दो अगर चेंज हो गया हो तो, ठीक है। अरे यार ये क्या है, यार टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है। सो अब कांट जो इसको फिर डिफाइन करता है अपने तरीके से, उसमें वो, क्योंकि कांट पहले लाइबनिज का ही फॉलोवर था, बाद में वो मतलब अपनी जो फिलोसफी है उसको वो दूसरी तरफ लेके चला जाता है अपनी, क्योंकि ह्यूम से जब वो प्रभावित हो जाता है उसके बाद कुछ अलग तरह से वो प्रेजेंट करता है, जिसमें उसका एक साइलेंट डिकेड भी आता है जहां पर वो कोई पेपर ही पर नहीं लिखता है लगभग 10 साल तक। तो जो एनालिटिकल फिलोसफी कांट ने दी उसमें वो विश्लेषण और संश्लेषण को बाद में मिक्स करके एक सिंथेटिक ए प्रायोरी पे लेके चला जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि एनालिटिक और सिंथेटिक प्रोपोजिशन क्या होते हैं, एनालिटिक और सिंथेटिक नॉलेज क्या होती है, और उससे पहले हमें समझना है कि प्रोपोजिशन क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है। देखो, स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि कोई वाक्य जो बोला जा रहा है। अब वाक्य के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। पिछली बार भी मैंने बताया था वाक्य बेसिकली 5 या 6 प्रकार के होते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा और हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा, जिसमें एक अफर्मेटिव होता है यानी सकारात्मक वाक्य, एक नेगेटिव होता है यानी नकारात्मक वाक्य, एक इंटरोगेटिव होता है यानी प्रश्नवाचक, और एक होता है इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य, एक होता है ऑप्टेटिव जिसमें हम किसी के लिए कोई मतलब ब्लेसिंग्स वगैरह करते हैं, एक होता है एक्सक्लेमेटरी जिसमें हम कुछ ना कुछ अपने इमोशंस एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 5-6 तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये होते हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है कि इनमें से वो कौन से सेंटेंस हैं जो सीधा सीधा एक स्टेटमेंट, जो सीधा सीधा एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आपसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो आपसे कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, जो आपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, आपके लिए कोई दुआ नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे कौन से सेंटेंस, केवल 2 ही सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव।
इन दो ही सेंटेंस को लॉजिक में प्रोपोजिशन बोला गया है। इनके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हम बोलें कि बादल काले क्यों हैं, तो ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट नहीं है। या हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहें कि जाओ दूध लेकर आओ, ठीक है, गो एंड फेच द मिल्क, तो ये भी एक आदेशात्मक वाक्य है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सिमिलरली एक्सक्लेमेटरी और सिमिलरली अपना ऑक्टेटिव सेंटेंस है, ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। इंफॉर्मेशन केवल दो ही सेंटेंस देते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। लाइक राधा खाना बना रही है, राधा गीत नहीं गा रही है, राधा इज सिंगिंग, राधा इज नॉट सिंगिंग, राधा इज कुकिंग। ये दोनों सेंटेंस है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, केवल ये ही स्टेटमेंट रहता है। ध्यान रखना, जब भी नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य मिल जाए वो स्टेटमेंट होंगे ही होंगे, वो प्रोपोजिशन होगी ही होगी। अब वो यूनिवर्सल होती है, पर्टिकुलर होती है, एक अलग डिफरेंस है। ठीक है, आपने लॉजिक के फॉर्मल लॉजिक में पढ़ा होगा, अरिस्टोटल में उसने 4 तरह के प्रोपोजिशन बताई हैं, तो वो बाद में इनमें डिवाइड होती चली जाती है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अब प्रोपोजिशन की खासियत क्या होती है? प्रोपोजिशन में दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो एक प्रोनाउन हो सकता है, एक नाउन हो सकता है। थोड़ा ग्रामर की समझ है तो बिना ग्रामर के चलो बताता हूँ। वो एक कोई नाम हो सकता है या फिर वो एक सर्वनाम हो सकता है। लाइक इसमें लिखा हुआ है आपके सामने, अविवाहित कुंवारा होता है, इसी स्टेटमेंट को ले लो, ठीक है, एन अनमैरिड इज अ बैचलर। तो अनमैरिड जो है, अविवाहित जो है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और इसके पीछे जितना भी कुछ लगा हुआ है, कुंवारा होता है या कुछ भी लिखा गया है अविवाहित के बारे में, वट एवर इज रिटन, वो सारा का सारा उसका प्रेडिकेट है। अविवाहित कुंवारा होता है, तो अविवाहित जो है वो यहाँ पे अविवाहित जो है यहाँ पे वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट, ये इतना इतना, ठीक है, और इसके पीछे का जितना भी पार्ट है वो आ जाता है आपका प्रेडिकेट। ये दो चीजें मेन है एनालिटिक और सिंथेटिक प्रोपोजिशन को समझने के लिए। सिमिलरली आगे एक प्रोपोजिशन लिखी हुई है 2 + 2 = 4, तो 2 + 2 यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो जाता है, और इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पीछे वाला जो है ये हो जाता है एक प्रेडिकेट। सिमिलरली ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, ऑल ये कांट की स्टेटमेंट एनालिटिकल प्रोपोजिशन की, ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड। एक सेकंड होल्ड करना भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे लिए। बॉडीज आर एक्सटेंडेड, यहाँ पे जो ऑल बॉडीज है वो सब्जेक्ट है, और आर एक्सटेंडेड जो है वो वहां पे प्रेडिकेट है। अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अब जो मॉडर्न लॉजिक है और जो ट्रेडिशनल लॉजिक है उसमें क्या डिफरेंस है? मॉडर्न लॉजिक जो होता है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को वैसे नहीं पकड़ता है। मॉडर्न लॉजिक में जो आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको इज, आर, एम वगैरह हम बोलते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इसको भी अलग तरह से डील करते हैं। इसीलिए रसल और मूर जैसे फिलोसोफर्स ने इस है को बहुत क्रिटिसाइज किया है, इसको कोपुला बोला है, और दिखाया है कि ये है किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस के साथ लग के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बना देता है। इसलिए उसको हम वहां से नहीं देखेंगे, ट्रेडिशनल लॉजिक के सेंस में समझेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में। तो अब ये पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब एनालिटिकल जो प्रोपोजिशन होती है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब प्रेडिकेट किसी सब्जेक्ट में पहले से इंक्लूड होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में कोई नई बात नहीं बताता है, तो वो एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन होती है। 4 एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, और एनालिटिकल प्रोपोजिशन जो होती है उसकी विशेषता होती है सर्टेनिटी, नेसेसिटी एंड यूनिवर्सलिटी, निश्चितता, अनिवार्यता और सार्वभौमिकता।
अब ये प्रपोजिशन देखो, अविवाहित कुंवारा होता है। अब अगर कुंवारा होता है, इस शब्दावली को हटा भी देंगे, इस पूरे फ्रेज को हम साइड भी कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अविवाहित ऑटोमेटिकली वो बात कह रहा है जो पीछे का कुंवारा होना कह रहा है। ठीक, यानी कि इसका जो पूरा का पूरा प्रेडिकेट है वो सारा का सारा सब्जेक्ट ने एक्सप्लोर कर दिया अपने आप में, जरूरत ही नहीं पड़ रही प्रेडिकेट की। सिमिलरली 2 + 2 = 4। अब यहां से =4 हम रिमूव भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 2 ऑटोमेटिक इंक्लूड किए हुए = 4 को। ठीक, इसी तरह से ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड। बॉडीज मींस टू से कोई भी बॉडी है, यूनिवर्स मतलब सेलेस्टियल बॉडी है, या यहाँ पे कोई बॉडी है अर्थ पे, कोई भी वट बॉडी जो ठोस है, तो ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड मतलब सभी जो पिंड होते हैं उनमें एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है। ठीक है, फैली हुई होती है। तो भाई बॉडीज का ख्याल आते ही आर एक्सटेंडेड बेशक हटा दो, बॉडी का दिमाग में आते ही कोई भी पिंड की, कोई भी वस्तु का भाव जब भी दिमाग में आता है तो उस वस्तु के भाव के तुरंत साथ आ जाता है डेफिनेटली उसका कोई एक्सटेंशन है, उसका कोई विस्तार है, उसका कोई फैलाव है, वो सिंक नहीं, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, अमूर्त नहीं है, उसका कोई फैलाव है, तो ये ऑटोमेटिकली एनालिटिकल प्रोपोजिशन हो जाती है। सिमिलरली त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है। ट्राइंगल बोलते ही उसमें इंक्लूड है, तो उसका जो 3 एंगल है उनका जो सम होगा वो 180 होगा। ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक्सप्लोर करते चले जाओ तो निकलते चले जाएंगे। ट्राइंगल जब बनी होगी स्टार्ट में तो किसी ने नहीं नापा होगा कि 180 है, किसी को पता भी नहीं था, लेकिन उसके ट्राइंगल के, तीनों ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम 180 होगा। वो टाइम के साथ जो एक्सप्लोर किया गया तो वो कहीं बाहर से नहीं लाया गया, वो ट्राइंगल की डेफिनेशन के अंदर ही था। एक छोटी सी डेफिनेशन है ट्राइंगल की, ट्राइंगल इज 3-साइडेड फिगर, 3-साइडेड फिगर। अब इस 3-साइडेड फिगर, ये जो डेफिनेशन है ये किसी पिक्चर से भी नहीं आ रही है, पिक्चर तो बाद में बनती है। अब मैथमेटिक्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं फिलोसोफर लोग, या मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई पिक्चर नहीं है, मैथमेटिक्स में केवल डेफिनेशंस है। स्पिनोजा ने उन्हीं डेफिनेशंस को उठा के बाद में अपना वो जो प्रिंसिपल था, पेनेंथिज्म जो था वो दिया था। वहां पे सिर्फ डेफिनेशन है, वहां पे पिक्चर नहीं, इमेज नहीं, आइडिया नहीं, कुछ नहीं, वहां से सिर्फ डेफिनेशन। A triangle is 3-sided figure। अब 3-sided figure एक ऐसी डेफिनेशन है, आप उसको जब बनाते हो तो ऑटोमेटिक वो पिक्चर बन जाती है जिसे आप ट्रायंगल कहते हो। पिक्चर बाद में बनती है, डेफिनेशन पहले। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन से ट्रायंगल भी बन गई, और ट्रायंगल से उसके 3 एंगल भी बन गए, और उन 3 एंगल का 180 सम होगा, ये भी उसी के अंदर इंक्लूड है। तो एनालिटिकल प्रोपोजिशन और एनालिटिकल नॉलेज क्या चीज होती है? एनालिटिक नॉलेज उसे बोलते हैं जहां पर कोई भी उसके बारे में जितना भी कुछ है वो सब का सब उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बाहर से कहीं से कुछ नहीं आ रहा। इसलिए एनालिसिस किसको बोला जाता है? विश्लेषण। विश्लेषण उसको बोला जाता है जब हम सार्वभौमिक से पर्टिकुलर की ओर जाते हैं, या सार्वभौमिक से और छोटे प्रिंसिपल्स की ओर जाते हैं, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की ओर जाते हैं, इसलिए उसी को एनालिसिस बोला गया है। इसीलिए एनालिटिकल नॉलेज वो नॉलेज होती है जिसमें कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिंथेटिक प्रोपोजिशन पे जाओगे तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो संश्लेषणात्मक प्रतिकृति है, सिंथेटिक प्रोपोजिशन है। अब ये कहता है कि जब प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अंदर पूरी तरह से इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि कुछ पार्ट उसका इंक्लूड हो सकता है, या कुछ भी पार्ट इंक्लूड नहीं हो सकता है, तब वो प्रोपोजिशन जो होती है वो सिंथेटिक प्रोपोजिशन होती है। और सिंथेटिक प्रोपोजिशन का मतलब ही होता है संश्लेषणात्मक वाक्य, यानी कि कुछ मिलाना है, आपको कुछ मिलाना पड़ेगा। इसलिए एनालिटिकल जितने भी प्रोपोजिशन है, डेकार्ट जैसे लोग, डेकार्ट को आपने पढ़ा होगा, डेकार्ट जैसे लोग एनालिटिकल प्रोपोजिशन का या कोई भी एनालिटिकल प्रोपोजिशन को सीधा सीधा जोड़ता है अमूर्त से, जो नॉन कंक्रीट है, वो कंक्रीट हो ही नहीं सकते। और सिंथेटिक प्रोपोजिशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी कंक्रीटनेस से जुड़ती हैं, अनुभव से जुड़ती हैं, एम्पिरिकल से जुड़ती हैं। जितना भी एम्पिरिकल है डेटा, जितना भी हमारे अनुभव में आता है, जितना भी साइंस डेटा, जगत की जितनी भी सब वस्तुएं हैं, इनका ज्ञान होगा तो सिंथेसिस ही होगा, इनकी नॉलेज एनालिटिकल नहीं हो सकती। अगर उसमें कोई सबसे आगे कोई विषय था तो वो था फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स के प्रिंसिपल्स भी चैलेंज होते चले गए टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये विद इन टाइम है,
जैसा प्लेटो कह के चला गया है। जब तक ये टाइम के घेरे में बंधा हुआ है, इसमें चेंजेबिलिटी रहेगी, और अगर जिस जिस भी चीज में चेंजेबिलिटी रहेगी वो चीज कभी भी एनालिटिकल नहीं हो सकती। ट्रायंगल 1000-2000 साल पहले या 1000-2000 साल बाद भी वही ट्रायंगल रहेगा, वही डेफिनेशन रहेगी, वही 180 डिग्री के एंगल रहेंगे उनके सम जो है, वो कभी भी 180 से एक नीचे या एक ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इस वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कोई पुरुष है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई जीवित है या निर्जीव है, कुछ भी है, वो कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते, क्योंकि चेंजेबिलिटी इस जगत का नियम है। वो कारण है क्योंकि वो टाइम फ्रेम में बंधा हुआ है। तो जो चीज टाइम फ्रेम में बंधी हुई है वो चेंज होगी ही होगी। इसलिए इस जगत के बारे में जितना भी ज्ञान आप इकट्ठा करोगे, चाहे वो मेटाफिजिकल लेवल का ले लो आप, वो समय के साथ बदलता चला जाएगा, नई नई खोजें होते चला जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि सिंथेसिस होता चला जाता है। एक फिलोसोफर पिछले फिलोसोफर को काटता है क्योंकि वो उसी के ज्ञान को उठा के थोड़ा सिंथेसिस कर देता है, कोई नई चीज मिला देता है। ये सिंथेटिक नॉलेज है। इसीलिए सिंथेटिक नॉलेज कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती, कभी भी वो नॉलेज जो है आपकी नेसेसरी नहीं हो सकती, और ना ही वो नॉलेज कभी सर्टेन हो सकती है। वो होगी तो कंटिंजेंट होगी, आकस्मिक होगी, वो पर्टिकुलर होगी, विशिष्ट होगी, वो यूनिवर्सल कभी नहीं हो सकती। इसीलिए आपके इस वर्ल्ड में जितनी भी बातें हैं, कभी भी मतलब एक सर्टेन प्रिंसिपल पर कभी नहीं पहुंचा जा सकता, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप देखते होगा डिबेट होती है टीवी चैनल्स पे, पॉलिटिशियंस डिबेट करते हैं, एक को दूसरा काटता, दूसरे को पहला काटता, करते क्या है? वो एक लाइन उठा के दूसरी लाइन जोड़ के सिंथेसिस करते चले जाते हैं। हमारी जितनी भी बहस का जो कारण है, उसका सबका कारण सिर्फ सिंथेसिस है, क्योंकि हमारी उसमें पर्टिकुलरिटी आ गई है, मेरा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट आ गया है। और जब सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है तो दूसरे के इंटरेस्ट कितना परसेंट में गेन ले रहा हूं उसमें, अपने सिंथेसिस में कितना नहीं ले रहा हूं, इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए बहस होती है, इसलिए कि कभी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता सिंथेटिक नॉलेज को लेकर, क्योंकि प्रिंसिपल ही नहीं है उसका। दैट इज व्हाई ये सारा एम्पिरिकल वर्ल्ड जो है ये पर्टिकुलर ही रहेगा, या एनालिटिकल कभी हो नहीं सकता। यही झगड़ा चला था आपके रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट के बीच, बाद में जिसको रिकंसाइल किया था इमैनुअल कांट ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके डेफिनेशंस देखो, जैसे इसमें लिखा विवाहित पिता होता है, ठीक है, ए मैरिड मैन इज अ फादर। अब ये विवाहित सब्जेक्ट हो गया, पिता होता है एक प्रेडिकेट हो गया। क्या विवाहित अनिवार्य रूप से पिता होता है? इज ही नेसेसरीली अ फादर? नो, वो फादर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पार्शियली तो इसमें इंक्लूड है सब्जेक्ट में ये प्रेडिकेट, लेकिन नहीं भी इंक्लूड है भाई। सिमिलरली 2 बूंद और 2 बूंद 4 बूंद होती हैं। ये एग्जांपल उसने दिया था, नाम बोल रहा हूँ, हाँ, डेकार्ट ने ही दिया था। डेकार्ट ने कहा था कि भाई जो एनालिटिकल है, उसने जब इनेट आइडियाज बताए तो उसने जब डाउट किया है अपने मैथमेटिक्स पर, जब वो अपने डाउट मेथड यूज कर रहा था तो उसने मैथमेटिक्स पर भी डाउट करना था। तो मैथमेटिक्स पर डाउट करने के लिए उसने निकाला कि ठीक है मैथमेटिक्स सर्टेन लग रहा है मुझे, लेकिन वही मैथमेटिक्स जब मैं बाह्य जगत में अप्लाई करता हूँ, लाइक टू ड्रॉप ऑफ वाटर, टू ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 ड्रॉप ऑफ वाटर, नो, वो सम 4 ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं होता है। इसका मतलब मैथमेटिक्स भी डाउटफुल है। वो डाउट करने के लिए एग्जांपल देता है। ठीक है, इसी तरह से ऑल बॉडीज आर हैवी। अब ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड तो क्लियर है, कोई भी बॉडी के दिमाग में ख्याल आते हैं एक्सटेंशन ऑटोमेटिक उसके पीछे आ जाएगा। बट ऑल बॉडीज आर हैवी कहने से हैवीनेस तो डिपेंड करती है ना हमारी क्षमता पर। हाँ, अब खली जैसे आदमी को आप कोई 100 ग्राम या 50 ग्राम वजन पकड़ा दोगे तो उसके लिए वो हैवी है ही नहीं। लेकिन वही 100 ग्राम 50 ग्राम बच्चा एक महीने 2 महीने के बच्चे के हाथ पे रख दो, उसका हाथ पूरी तरह से लचक जाएगा। तो हैवीनेस तो डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात, हैवीनेस ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। न्यूटन से प्रिंसिपल आ गया था, जब कांट या लाइबनिज ये प्रिंसिपल ये दे रहे हैं थियरी, हालांकि ये एक मिथक है या सच आई डोंट नो, कि जब तक लाइबनिज की डेथ नहीं हो गई थी न्यूटन ने अपना ग्रेविटी का प्रिंसिपल एक्सपोज नहीं किया था, डिस्क्लोज नहीं किया था। उसके मन में कहीं डर था इस चीज के लिए, कहीं पढ़ा था मैंने। और 20 साल तक दबा के रखा था सर उन्होंने। हाँ, 20 साल तक दबा के रखा था, उसने एक्सपोज नहीं किया था। बाकी हम तो क्लेम करने लग जाते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत पहले खोज लिया गया था, ये वो है भाई, इतना बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ऐसे ही आ जाती है क्या? खैर हम बातों में नहीं जाएंगे। न्यूटन ने जो अपना जो ये ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया, ये
उसको तब तक आ चुका था जब तक कांट ने इसे डिफाइन किया था, ऑल बॉडीज आर हैवी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है एक और प्रोपोजिशन है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। हम यहाँ पे चतुर्भुज कह रहे हैं, वी आर नॉट टेलिंग अबाउट ए स्क्वायर। स्क्वायर की चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन स्क्वायर एक चतुर्भुज भी है, और चतुर्भुज कोई और भी हो सकता है जिसकी चारों भुजाएं डिफरेंट डिफरेंट हो। तो जरूरी नहीं है, हो भी सकती है स्क्वायर में, और अगर स्क्वायर नहीं है तो नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या होती है, ये सिंथेटिक प्रोपोजिशन होती है, ये सिंथेटिक नॉलेज होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल और सिंथेटिक। अब समस्या क्या आ जाती है, जो आपके ये जो एनालिटिकल फिलोसोफर आए, इन्होंने इस चीज कांट के इसी कॉन्सेप्ट को उठा लिया कि भाई जो सिंथेटिक है वो नॉलेज हो ही नहीं सकती, वो है तो टेम्परेरी है। तो अगर सर्टेन नॉलेज है तो वो एनालिटिकल है। तो अगर जो एनालिटिकल प्रोपोजिशन की डेफिनेशन पे खरा उतरेगा उसको तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो एनालिटिकल प्रोपोजिशन की डेफिनेशन पे खरा नहीं उतरेगा उस नॉलेज को हम बाहर कर देंगे, उसे हम नॉलेज मानेंगे ही नहीं। इसलिए पूरे के पूरे मैथमेटिक्स और लॉजिक पे डिपेंड हो गए। और उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स और लॉजिक की प्रोपोजिशंस के बेस पे हम चेक करेंगे आपके प्रोपोजिशंस को वो कितनी सही है। और यही काम मूर अपनी जो उसका रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म में जब बर्कले को रेफ्यूट करता है, उसकी जो प्रोपोजिशन है इससे इस्ट परसिफाई, उसको जब रिफ्यूट करता है तो इसी लॉजिक को आधार बनाता है, इसी एनालिटिकल प्रोपोजिशन को आधार बनाता है। ठीक, तो ये एक एनालिटिकल और उसका एक थोड़ा सा लंबा ही हो गया, मैं बताना चाह रहा था आपको। तो डिडक्शन और इंडक्शन भी एक पार्ट है। तो डिडक्शन नॉलेज वही है, इसमें ज्यादा मोटा कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत आप देखोगे समझ जाओगे। एनालिटिकल ही डिडक्शन है, और इंडक्शन जो है सिंथेटिक को ही बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंथेटिक में हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पर जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि सिंथेटिक में हम यूनिवर्सल भी पहले लेते हैं, ये मिस्टेक हुई है। इंडक्शन की जो प्रॉब्लम है ना उसमें ये मिस्टेक आती है। आपने लॉजिक में पढ़ा होगा प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, पढ़ा है? यस सर। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन यही है कि आप जितनी मर्जी पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस इकट्ठी कर लो, आप यूनिवर्सल पर नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप 99 कर लो लेकिन 1% की संभावना फिर भी बची रह जाएगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोपोजिशन है, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब ये कैसे प्रूव होगा? इसको आप एनालिटिकल कैसे बोल सकते हो? ये तब तक नहीं बोल सकते जब तक आप सभी मनुष्यों को मरता हुआ ना देख लो। और जब सभी मनुष्य को मरता हुआ देखोगे तो लास्ट में अपने आप को भी तो मरता हुआ देखोगे, और जब आप अपने आप को ही मरता हुआ देख लोगे फिर देखेगा कौन एनालिटिकल है या नहीं है? और जब तक आप जिंदा हो तब तक ये प्रूव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एम्पिरिकल नॉलेज जितनी भी है उसको एनालिटिकल कहा ही नहीं जा सकता। डिडक्शन करना एक अलग चीज है, वो किया जा सकता है, वो अलग है। तो डिडक्टिव नॉलेज बेसिकली जो लॉजिक के सेंस में इतना ही जानो, एनालिटिकल को ही डिडक्शन और सिंथेटिक को इंडक्शन बोलते हैं। ए प्रायर ए पोस्टराई ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कांट में आएंगे तब बताएंगे। 3 लॉज ऑफ थॉट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 लॉ थॉट के किसने दिए थे बता सकते हो? C.I. लुइस। एरिस्टोटल। 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 जी जी जी, एरिस्टोटल। 3 लॉज ऑफ थॉट्स एरिस्टोटल ने दिए थे, और इसी से उसने अपना सारा लॉजिक जो था वो डिराइव किया था, ठीक है। और ये 3 लॉज ऑफ थॉट्स जो है पूरे लॉजिक का बेस बने हुए हैं आज तक भी। इन 3 लॉज ऑफ थॉट्स से ही रसल के प्रिंसिपिया मैथमेटिका के बारे में सुना होगा ना, पूरी की पूरी प्रिंसिपिया मैथमेटिका उसने इन 3 लॉज ऑफ थॉट से निकाल दिया, और उसने बताया कि लॉजिक इज द मदर ऑफ मैथमेटिक्स। लॉजिक इज द चाइल्ड एंड समथिंग लाइक इस तरह का कोई कोट है, एंड मैथमेटिक्स इज द यंग एज ऑफ लॉजिक। ठीक है, जो लॉजिक की जवानी है उसका नाम गणित है। तो सारा का सारा मैथमेटिक्स इन 3 नियमों से निकाल के डिराइव करके वो बताता है अपनी इसमें प्रिंसिपिया मैथमेटिका में। सो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी को हम हिंदी में बोलते हैं तादात्म्यता का नियम। ये नियम कहता है कि 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं आपस में एक सेंटेंस में, वो दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। P implies P। अगर आप इस टेबल को बनाए हैं, ट्रूथ फंक्शन, ट्रूथ टेबल अगर इसकी बनाए तो एक ही लाइन बनेगी, एक ही पत्ती बनेगी। कहने का मतलब वो जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, रो, एक ही रो बनेगी। P is true, then
P is also true, क्योंकि P और फिर अगला तीसरा P implies P, तो true is true। तो इस सेंस का जो भी सेंटेंस होगा, जो भी स्टेटमेंट होगी, वो हमेशा ट्रू होगी, वो कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती। इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 2 = 4। यहाँ पे 2 + 2 जो है वो 4 को आइडेंटिफाई करता है, और 4 जो है वो 2 + 2 को आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली ऑल अनमैरिड इज बैचलर, यहाँ पे बैचलर जो है वो अनमैरिड को आइडेंटिफाई करता है, और अनमैरिड जो है वो बैचलर को आइडेंटिफाई करता है। दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये क्या है? ये हमेशा सत्य रहने वाली प्रोपोजिशन है। ये फर्स्ट लॉ कहता है कि ये हमेशा ट्रुथ आता है, यानी इसका डेफिनेशन है वो ये है कि कोई चीज ट्रू है तो वो ट्रू है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई चीज अगर ट्रुथ है तो वो ट्रुथ है, बस खत्म। दूसरा लॉ है नॉन कंट्राडिक्शन का, P डॉट डिनायल ऑफ P, यानी कि कोई चीज ट्रुथ और फॉल्स नहीं हो सकती, एक साथ ट्रुथ और फॉल्स नहीं हो सकती। यानी कि एक ही धड़े में आप आग और पानी को नहीं रख सकते, एक ही ग्लास में आप आग और पानी को नहीं रख सकते। एक ही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा खत्म हो जाएगा। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो रहेगा, जिसकी कम होगी वो खत्म हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कहने का मतलब है जो दो विरोधी तत्व होते हैं, दो विरोधी प्रोपोजिशंस होती हैं, वो कभी भी एक साथ एक धड़े में नहीं रह सकते। ठीक, ये कहता है P डॉट डिनायल ऑफ P। अभी आप इसकी टेबल बनाओगे तो P हमारे पास ट्रू हो जाता है पहली उसमें रो में, और उसके बाद डिनायल ऑफ P हमारे पास फॉल्स हो जाता है। लेकिन P डॉट डिनायल ऑफ P, क्योंकि हमने कंजक्शन कर दिया दोनों का, और जो कंजक्शन होता है तो आपको पता है ट्रू फॉल्स, अगर कंजक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली वो फॉल्स ही आएगा, ट्रू नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स ही रहेगा, ये ट्रू हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक, या फिर हम कहेंगे कि पहले वाला ही ट्रू होगा, P implies P ही यहाँ पे ट्रू होगा। अगर आप ट्रू, यानी कि एक P को हमने ट्रू ले लिया और एक ट्रू P को हमने फॉल्स ले लिया, ट्रू फॉल्स एक साथ एक धड़े में नहीं रह सकते, फॉल्स हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो ये नॉन कंट्राडिक्शन का कहता है कि कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता, कंट्राडिक्शन हो ही नहीं सकता। ये सेकंड लॉ ऑफ थॉट है। हमारी बुद्धि इन तीन लॉ के अलावा सोच ही नहीं सकती। अगर हम अब थोड़ा गहरा जाके, बट ये बहुत गहरा अभ्यास है, करें जब भी कोई विचार करें तो उसको अगर इन तीन लॉज के बेस पर अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा इन तीन लॉ पे ही हम सोचते हैं जब भी सोचते हैं। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। इसका मतलब होता है कि भाई या तो ये है, ये साइड है, या ये साइड है, इनके बीच में कोई भी धरातल नहीं है, कोई भूमि नहीं है। सिक्के का या तो टेल है या हेड है, टेल और हेड के बीच में, टेल और हेड को मिला के बनने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि कोई चीज या तो सत्य है या असत्य है, सत्य और असत्य को मिला के कुछ नहीं बन सकता, या तो दिन है या रात है, उनके बीच में कोई धरातल नहीं है। आप कहोगे शाम, जो जिसको हम बोलते हैं इवनिंग, एक धरातल है, वो सिर्फ बातों के लिए है। हम बता रहे हैं सिंथेसिस तो कैसे भी कर लो, जगत तो सिंथेसिस है, बातें कैसे भी बना लो, लेकिन एनालिटिकल में जब जाते हैं तो चीजें अलग हो जाती है। इसलिए हमारा जितना भी मेटाफिजिक्स है, जितने भी ये रिलीजियस थिंकिंग्स हैं, जितने भी हमारे पंथ संप्रदाय से संबंधित बातें हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं जाके कंट्राडिक्ट हो जाती है। कोई ना कोई इन्हें काट ही देता है, इनके खिलाफ हमेशा उदाहरण मिल जाएंगे और उसके खिलाफ फिर उदाहरण मिल जाएंगे, और ये चेन चलती चली जाएगी और कोई समाधान नहीं मिलेगा। इस जगत की किसी भी बहस का जो कि इंपीरिकल है, कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिंथेटिक है। और ये थ्री लॉज ऑफ थॉट जो हम बुद्धि में सोचते हैं, ये हम उस सिंथेटिक से बाहर आने की कोशिश करते हैं, जैसा कि कांट बताता है, बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम उसे एनालिटिकल की तरह से सोचना शुरू करते हैं और फिर गड़बड़ में फंस जाते हैं। इसलिए अगला आता है कि हम अपना जो एनालिटिकल सोच रहे हैं, आना वाला उसको आगे सिंथेटिक प्रूव कर देता है, तो गलत है। ये होता चला जा रहा है हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारे जगत में, और होता रहेगा, क्योंकि हम सिंथेटिक को सर्टेन समझ बैठे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विद सिंथेसिस, दैट इज द प्रॉब्लम विद इंडक्शन। प्रूव नहीं हो सकता। अब तीसरा जो लो है एक्सक्लूडेड मिडल, यानी कि बीच में कुछ भी नहीं है भाई, या तो इधर है या इधर है। सर, हाँ हाँ सर जो अभी आपने बोला है वो फिर से रिपीट कर दिए। हाँ, बोल देता हूँ। मैंने कहा कि भाई हमारा जो सिंथेटिक वर्ल्ड है, ये जो जगत हमारे सामने अवेलेबल है, इस जगत में हमारी जितनी भी बहस है, ये जितना भी फिजिकल वर्ल्ड हमारे सामने अवेलेबल है, जिसमें मैं भी आ रहा हूँ, पशु पक्षी भी आ रहे हैं, पौधे भी आ रहे हैं, जीव जंतु भी आ रहे हैं, वस्तु भी आ रहे हैं, पत्थर भी आ रहे हैं, ब्रह्मांड आ रहा है पूरा का पूरा, जो भी फिजिकल है, जो भी मैसिव है, वो उसके बारे में कोई भी डिबेट कभी भी एंड नहीं हो सकती, उसका कभी कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल सकता।
और इसी चीज ऐसी ही चीज और हकीकत में इसको तो मैं बढ़ाता हूँ, अभी बात करें तो कुछ और याद है। इसीलिए विटगेनस्टाइन जैसा फिलोसोफर कह देता है कि फिलोसोफर एक ऐसी मक्खी है जो बोतल में बंद है। उसे बोतल की दीवारों से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि सत्य क्या है, बाहर क्या है, लेकिन उसको निकलने का कोई तरीका नहीं, वो फंसा हुआ है। इसलिए इस सत्य को कोई जान सकता है तो केवल फिलोसोफर ही जान सकता है। और जब वो ये जान लेता है तो फिर वो मतलब किसी ने स्टेटमेंट, किसी के कोट पढ़ा था कभी कि जब कोई व्यक्ति सत्य जानता है तो उसको सबसे बड़ी जो दुख है वो इस चीज का होता है कि मैंने क्यों जाना, मैं ना जानता तो अच्छा था। क्योंकि सत्य हकीकत में है ही ऐसा, बोतल में बंद मक्खी बन जाते हैं हम लोग। सिमिलरली यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जितना भी हमारा बाह्य जगत है, उसमें कभी भी एक सर्टेन नॉलेज ली ही नहीं जा सकती। इसलिए हमारी जितने भी रिलीजियस पंथ, मजहब, संप्रदाय या विचारधारा से संबंधित जितने भी बातें हैं, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जितने भी है, उसका कोई एक फाइनल सॉल्यूशन कभी नहीं निकल सकता। हमारे खुद की पॉलिटिक्स आप देख लो, हमारी डेमोक्रेसी देख लो, 51-49 के फॉर्मूले पे काम करती है। कोई भी एक ऐसी योजना किसी भी गवर्नमेंट की या किसी भी वर्ल्ड में किसी की भी जिससे 100% लोग सेटिस्फाई हो गए हों, नहीं हो सकते। यूनिवर्सलिटी, सर्टेनिटी कभी भी वर्ल्ड में हो ही नहीं सकती। कारण है उसका क्योंकि नियम ही नहीं है, वो नियमों में ही नहीं आ रही, क्योंकि वो सिंथेटिक है। हम एक चीज बोलते हैं, सामने वाला उसी को निकाल के, हम सोचते हैं हमने बिल्कुल परफेक्ट बोल दिया, सामने वाला उसी को निकाल के दूसरा निकाल के उसमें कुछ जोड़ के फिर उसे और बना देता है, और हमें पता लगता है ये तो कट गई। कटनी ही है, कटेगी ही कटेगी। इसलिए इस सिंथेटिक वर्ल्ड में आप किसी भी मत, संप्रदाय या किसी भी विचारधारा को लेकर सर्टेन हुए बैठे हो तो इस पर रीथिंक करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं हो सकता। ये ब्रह्मांड सर्टेनिटी के अगेंस्ट है, जितना भी भौतिक है वो सर्टेनिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि वो सिंथेसिस है भाई। मिलता चला जाएगा, नया बनता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, नया बनता चला जाएगा, समय आगे बढ़ता चला जाएगा, नई नई डिस्कवरीज होती चली जाएंगी, नई खोज होती चली जाएगी, नॉलेज बदलती चली जाएगी। दैट्स वाई आज तक किसी भी नॉलेज का जो इस जगत से संबंधित है कोई एंड नहीं आया है। हर सब्जेक्ट रोज नई नई थियरीज दे रहा है। नॉट ओनली फिलोसॉफी को आप आउट ऑफ एरा, मतलब जो ये हमारे स्ट्रीम्स है इससे बाहर कर दोगे, इससे सॉल्यूशन थोड़ी हो जाएगा। क्या आपने कह दिया मेटाफिजिक्स जो है वो बाहर करो, उससे सॉल्यूशन थोड़ी हो जाएगा। कोई एक सब्जेक्ट तो बताओ जिसमें सॉल्यूशन हो, सर्टेन, छोड़ के एनालिटिकल को। कोई नहीं है, सब में नई नई थ्योरी जाती चली जाती है। यही सिंथेसिस है, यही लाइफ है, यही सच है। इसलिए सर्टेनिटी से हमेशा बचो। तो एक्सक्लूडेड मिडल क्या कहता है कि भाई दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो कोई चीज सत्य है या चीज कोई असत्य है। इट इज लाइक आप एक ग्लास में आग और पानी को एक साथ नहीं रख सकते। आप रखोगे तो एक ही बचेगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी वो बच जाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम रह जाएगी वो खत्म हो जाएगा। अगर वहां पे आग ज्यादा है तो पानी खत्म हो जाएगा, पानी ज्यादा है तो आग खत्म हो जाएगा। सीधे से सीधा मतलब है कि यहाँ पर सत्य और असत्य एक ही धड़े में नहीं रखे जा सकते। दो कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन एक साथ नहीं रखे जा सकते। इसकी आप ट्रूथ टेबल बना के देखोगे, P वेज डिनाइल ऑफ P, तो P अगर ट्रू हो जाता है तो डिनाइल ऑफ P फॉल्स हो जाता है। वेज आ गया बीच में, तो ऐसा नहीं है कि तीसरे P वेज डिनाइल ऑफ P के नीचे हम लोग फॉल्स और ट्रू दोनों लिख देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए या कि जो ये वेज जो काम करता है और का, इसमें हम ट्रू ही लिखते हैं वहां पे, ये ट्रू ही होगा। ठीक, तो ये आपका 3 लॉज ऑफ थॉट्स हैं, और इन 3 लॉज ऑफ थॉट्स से बहुत से आगे प्रोपोजिशंस निकलते हैं, बहुत से आगे रूल्स निकलते हैं लॉजिक के। बेसिक फंडा इसी का है। तो क्लियर है? जी सर। जी सर, थैंक यू बताने पर। ओके, आगे है आपका 3 प्रोपोजिशन है, जो 3 टाइप है, 3 तरह की नॉलेज होती है। मतलब प्रोपोजिशन 3 तरह की हो सकती है। एक टोटोलॉजी है, एक कंट्राडिक्टरी है, एक कंटिंजेंट है। टोटोलॉजी किसको बोलते हैं? जो अभी मैंने आपको एनालिटिकल बताया तो उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर। टोटोलॉजी क्या है? एनालिटिकल तो जो कांट ने डेफिनेशन दी वो भी एनालिटिकल मान ली जाती है। टोटोलॉजी ये नहीं है। टोटोलॉजी कहती है कि भाई आपके जो दोनों है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई करें तब बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। अगर एक ही आइडेंटिफाई कर रहा है तो मजा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4। अब इसको जो कांट जैसे फिलोसोफर हैं वो टोटोलॉजी, मतलब एक तरह से टोटोलॉजी तो मान लेंगे, लेकिन फिर उसको वो सिंथेटिक एप्रायरी में ले जाएंगे।
ठीक है। या फिर मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं इसका टोटोलॉजी का, तो अगर मैं कहूं कि सभी अविवाहित कुंवारे होते हैं, तो ये भी बाद में कट जाती है, कुछ और एग्जांपल देता हूं। ट्रायंगल इज थ्री साइडेड फिगर, ट्रायंगल इज थ्री साइडेड फिगर। तो ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है थ्री साइडेड फिगर, तो ये दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई करें। दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बेसिकली उनको आप इस तरह से मत लेना, वो टोटोलॉजी, जब मैंने कहा कि टोटोलॉजी बाद में कट जाती है तो किसी और सेंस में कटती है, तो वो मैं आगे जब पढ़ा, हम पहुंचेंगे आगे तब मैं बताऊंगा किस सेंस में। तो अभी हम इसको टोटोलॉजी ही मान के चलेंगे, 2 + 2 = 4 को भी मैथमेटिक्स की टोटल प्रोपोजिशंस को टोटोलॉजी मान के चलेंगे। ठीक है। तो मैं अभी ज्योमेट्री की या ज्योमेट्री की प्रोपोजिशन ले रहा हूँ। ट्रायंगल इज थ्री साइडेड फिगर, तो इज के इधर जो आपका प्रेडिकेट है, इज के इधर जो आपका सब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ट्रायंगल इज थ्री साइडेड फिगर। अब यहाँ पे आप थ्री साइडेड फिगर की जगह ट्रायंगल रख दो और ट्रायंगल की जगह पर थ्री साइडेड फिगर रख दो, दोनों को आपस में ट्रांसफर कर दो, एक की जगह दूसरा, दूसरे एक जगह कन्वर्ट कर दो, मतलब दोनों का प्लेस चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो एक दूसरे को, तो भी कोई मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। दैट इज टोटोलॉजी। 2 + 2 = 4, 4 की जगह 2 + 2 कर दो, 2 + 2 की जगह 4 कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा मीनिंग में, दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दिस इज टोटोलॉजी। अब कंट्राडिक्टरी क्या होती है? कंट्राडिक्टरी वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जो आपस में एक दूसरे को, लाइक आपने लॉजिक में जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम, तो ये तीनों आते हैं, प्रैक्टिस किए होंगे। यस सर। Yes, sir. सबके किए हुए हैं। अब Yes, sir. उसकी भाषा में कहा गया है कि जब कोई कंक्लूजन, जब किसी कॉलम में केवल ट्रू ही कंक्लूजन आए तो टोटोलॉजी है, और जब किसी कॉलम में केवल फॉल्स कंक्लूजन आए तो कंट्राडिक्टरी है, और जब किसी कंक्लूजन में या किसी प्रोपोजिशन के नीचे या उसके क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट जो भी वर्ड यूज हो रहा है उसके नीचे कॉलम में ट्रू फॉल्स दोनों आ जाए तो वो कंटिंजेंट होता है। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है उसकी। ठीक। कंट्राडिक्टरी क्या कहती है कि जब अभी हम करके आए हैं, ऊपर हमने जो किया था नॉन कंट्राडिक्शन वाला, पी एंड डिनायल ऑफ पी, ये हमेशा फॉल्स आता है, इसी को कंट्राडिक्टरी बोलते हैं। दोनों कंट्राडिक्टरी एक साथ नहीं रह सकते। कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है व्याघात। या आपको अरिस्टोटल का अगर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन याद है, तो कंट्राडिक्टरी रिलेशन था ए और किसके बीच में, ओ के बीच में। ये दोनों एक साथ कभी नहीं रखे जा सकते। ठीक। कंटिंजेंट ट्रू फॉल्स दोनों एक साथ हो सकते हैं, लाइक जो आई और ओ के बीच का जो रिलेशन है वो कंटिंजेंट होता है। ठीक है। और ए और आई से, और आपका जो ई है ओ से जो रिलेशन होता है वो कंटिंजेंट होता है, क्योंकि आई से हम ए डिराइव नहीं कर सकते, ए से आई डिराइव कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरह से जो रिलेशन होते हैं, टोटोलॉजी कंट्राडिक्टरी, सिंपल भाषा में ये समझो, टोटोलॉजी वो है जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक दूसरे को आइडेंटिफाई करे, कॉन्ट्राडिक्टरी वो है जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक दूसरे को डिनाई करे, कंटिजेंट वो है जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कभी एक दूसरे को आइडेंटिफाई करे कभी डिनाई करे, दोनों चीजें लेके आए। क्लियर है? यस सर। तो अब हम आगे चलते हैं मूर पे, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो गया अपना इसी में। तो अब हम बात करते हैं जॉर्ज एडवर्ड मूर की। अब मैं आपको बताऊं तो जॉर्ज एडवर्ड मूर जो है, वो जो भी अपनी फिलोसफी दे रहे हैं, वो फिलोसफी जिस बेस पर दे रहे हैं, वो फिलोसफी, वो कहते तो ये है कि मैं एनालिटिकल फिलोसफी दे रहा हूँ, विश्लेषणात्मक दर्शन दे रहा हूँ। इसलिए विश्लेषणात्मक जो विधि जो डेवलप करना चाहते हैं, एनालिटिकल जो मेथड डेवलप करते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस भी सामने रखते हैं, उनकी कुछ बातें भी सामने रखते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खुद भी एनालिटिकल मेथड को अप्लाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब वो रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म कर रहे हैं, ये आर्टिकल जब वो लिख रहे हैं, तब तो वो अपने एनालिटिकल मेथड को यूज कर रहे हैं, जो बर्कले को डिनाई कर रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन जब वो बर्कले से आगे बढ़ते हैं और इन डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस पे आते हैं, या प्रूफ ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड पे आते हैं, तब वो कहीं ना कहीं अपने ही एनालिटिकल मेथड को छोड़ देते हैं, फिर वो प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं कि भाई प्रायिकता या संभावना क्या है इसकी, तो वो संभावना पे आ जाते हैं। तो वो वहां पे 80-90% की बातें करने लग जाते हैं। एनालिटिकल तो भाई 99 भी नहीं हो सकता, वो 101 भी नहीं हो सकता, वो तो 100 का 100 ही रहेगा, उसको तो सर्टेन होना ही पड़ेगा। तो मूर के साथ ये दिक्कत रही थी। मूर कई जगह पे, तो वी आर नॉट सो बिग काइंड ऑफ फिलोसोफर्स दैट हु क्रिटिसाइज मूर, बट कह सकते हैं कि मूर कहीं ना कहीं वहां पे हमें कंफ्यूज से नजर आते हैं।
जब वो कॉमन सेंस की बात करते हैं, जबकि यहाँ जब रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म की बात करते हैं तो अच्छी तरह से एनालिटिकल मेथड को यूज करते हैं। सो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये तो मैं बता के आया हूं आपको, एनालिसिस और एनालिटिकल, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब होता क्या है एनालिटिकल मेथड? सबसे पहले सामान्यीकरण, जटिल से सरल करके विश्लेषण। ये तो आप सबको पता ही है। विश्लेषण किसे कहते हैं? हम जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होती हैं, जो उनको हम पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस में तोड़ते हैं। ये अरिस्टोटल के डेफिनेशन के साथ जाता है। ये जब यहाँ पे आते हैं, ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन होती है। हमें लगता है कि प्रोपोजिशन सिंपल है, बट वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन होते हैं। उस कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन को हम तोड़ते चले जाते हैं, तो वो हम एक एटॉमिक प्रोपोजिशन पे पहुंच जाएंगे। और एटॉमिक प्रोपोजिशन में जो मीनिंग होगा, उस मीनिंग से मिलकर ही वो कॉम्प्लेक्स बनी है। अब अगर एटॉमिक प्रोपोजिशन में कहीं कोई प्रोपोजिशन फॉल्स होगी, तो वो पूरी की पूरी जो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन बनी है, वो पूरी की पूरी फॉल्स हो जाएगी, बेशक वो हमें ट्रू दिखाई जा रही है। यहाँ पे हमें कहीं पे कोई गलती हुई है, उससे हम पकड़ पाएंगे कि कुछ फॉल्स था जिसे हमने नहीं जाना, जिसे हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक तो अच्छी तरह से आता होगा। ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक में जब आपको रसेल जो ये चीजों को तोड़ते हैं, एक प्रोपोजिशन दे देते हैं कि ये एक प्रोपोजिशन है, एक मिक्स्ड प्रोपोजिशन दे दी कि राम और लक्ष्मण वन को गए, या दशरथ राजा दशरथ जो है वो स्वर्ग सिधार गए, यदि ऐसा था तो जंगल क्यों गए। ये कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन बना दी इसको। अब इसको हम तोड़ते हैं। क्या होगा ना, आप कम से कम 10-12 कॉलम बनाते हो, क्या करते हो, उनमें तोड़ रहे हो आप उन प्रोपोजिशंस को, क्योंकि आप 5 सिंबल्स जो यूज किए गए हैं वहां पे, उनको रिलेशन देने के लिए, ठीक है, उनको रिलेशन देने के लिए जो आपने 5 सिंबल यूज किए, 5 सिंबल के अकॉर्डिंग आप उसे तोड़ रहे हो। तो आप शुरू में जो स्टार्ट में जो होते हैं, जितने भी टर्म होती हैं, सिंगल टर्म लेते हो, फिर उसके बाद उनके साथ सिंबल लगा लगा के जितने भी कॉलम बनते बढ़ते, ये क्या कर रहे हो, ये आप तोड़ रहे हो उन प्रोपोजिशन, उस प्रोपोजिशन को, और तोड़ के फिर आप उसका कंक्लूजन चेक कर रहे हो, और फिर नीचे आपका कंक्लूजन आ जाता है जब आप देखते हो कि युक्ति वैध है या अवैध है। तो दिस इज द मेथड ऑफ एनालिटिकल। इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रोपोजिशन को तोड़ते हैं छोटे प्रोपोजिशन में, एटॉमिक प्रोपोजिशन। और जब एटॉमिक प्रोपोजिशन में तोड़ते हैं तो ट्रुथ जो है हमारे सामने निकल कर आ जाता है। तो उदाहरण के लिए हम कहें कि भाई भरत राम के भाई थे। अब किसी को रामायण का नहीं पता, वो स्टोरी नहीं सुनी हुई है, तो भरत राम के भाई थे, उसके लिए कंफ्यूजिंग है, और उसे सर्टेन माने बैठा है कि भरत राम के भाई थे। अब उसे सर्टेन माने बैठा है, लेकिन क्या भाई का जो मीनिंग उसने लगाया है और भाई का जो मीनिंग इस प्रोपोजिशन में बताया गया है, दोनों एक हैं? नहीं है, क्योंकि सामने वाला सर्टेन हो गया, क्योंकि भाई का मीनिंग होता है, मुझे एक सेकंड और आप लोगों को बोल के छोड़ना पड़ेगा, आप थोड़ा इस पे विचार करो जो मैं भी आपको बता रहा था। एक तो जो हाँ, कहाँ था मैं, हाँ, भाई का जो मीनिंग इस प्रोपोजिशन में बताया गया है और भाई का जो मीनिंग किसी सुनने वाले ने उठाया है, वो दोनों एक हैं। इसी से दूसरी शर्त लागू हो जाती है यहाँ पे। वो कहता है कि जो भाव के साथ बात बोली जा रही है, सामने वही भाव प्रकट होना चाहिए, तो ही एनालिसिस हो पाएगा, वरना एनालिसिस नहीं हो पाएगा। दूसरी शर्त देखो, पढ़ो। अच्छा नहीं, सॉरी, तीसरी शर्त पढ़ो, दूसरी बाद में बताता हूँ। तीसरी में यही शर्त है। अच्छा चलो ठीक है, वो तीनों आगे हैं, ठीक है, अब बताता हूँ। दूसरी शर्त बाद में बताता हूँ, पहले इस चीज को समझो। जो भाव बताया गया है, कि जब कहा गया है कि भरत राम के भाई थे, तो जब भरत राम के भाई कहा गया है, तो सामने वाला जिसने कभी रामायण को नहीं सुना, पढ़ा नहीं, रामलीला नहीं देखी, उसे पता ही नहीं इस पूरे वृत्तांत के बारे में, क्या वो व्यक्ति वो अर्थ निकाल लेगा इस प्रोपोजिशन से जो रियल में ये प्रोपोजिशन कहना चाह रही है? क्योंकि भाई का अब एनालिसिस करने की आवश्यकता है। और जब हम भाई का एनालिसिस करते हैं तो भाई का एक अर्थ निकल के आता है। भाई वो होता है जिसकी कोई बहन होती है,
भाई वो होता है जिसका कोई जो सहोदर होता है, मतलब एक ही माँ से पैदा हुआ होता है। भाई वो भी होता है जो किसी मौसी चाची का लड़का जो होता है वो भी भाई होता है। ठीक है, भाई कई बार हम मित्र को भी बोल देते हैं, भाई हम धर्म भाई भी बना देते हैं। भाई के 4, 10, 20, 50 मीनिंग निकल के आ जाएंगे आपके सामने जब आप भाई शब्द का एनालिसिस करोगे। और जब आपने भाई शब्द का एनालिसिस किया तो आपको पता लगा कि भाई इसके तो अर्थ ही बहुत है। सामने वाले को बताए कि भाई भाई के इतने अर्थ होते हैं, अब तू क्या समझा, तब उसको चीज पकड़ में आएगी भाई जो मैं समझाऊं वो सही है या गलत है। तब वो क्वेश्चन उठाएगा कि मैं तो ये अर्थ निकाल रहा हूं, तब सामने से बताया जाएगा नहीं इस भाई का अर्थ ये नहीं है, इस भाई का अर्थ है कि इनका पिता एक था लेकिन माँ 2-3 अलग अलग थी, तो उस तरह से वो भाई थे। तब चीज क्लियर हुई ना, दैट इज एनालिसिस, इसे बोलते हैं विश्लेषण। और ये कंफ्यूजन हमारी बातों में, समाज में जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकली, विशेषकर पॉलिटिक्स में, ये आपको दिन रात देखने को मिलेगा, दिन रात देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी पॉलिटिकल डिबेट सुनो या पॉलिटिकल लोगों को समझने की कोशिश करो तो हकीकत में उनका एनालिसिस करो, उनके शब्दों का, वो कहना क्या चाह रहा है और सामने से क्या अर्थ लगा के उनके बीच में बहस बनाई गई है। ये हमें उलझाने के तरीके हैं और कुछ नहीं, इनको समझने की आवश्यकता। सिमिलरली अब एनालिटिकल जब हम बोल रहे हैं तो हम सीधा सीधा यही बोलना चाह रहे हैं कि शब्द जो उसमें यूज हुए हैं उन शब्दों का विश्लेषण किया जाए, उनके अर्थ स्पष्ट किए जाएं और फिर जो उसका यूनिक अर्थ जो बताया गया है उस प्रोपोजिशन में वो लगा के फिर उसका अर्थ डिराइव किया जाए, ये होता है विश्लेषण। ये मूव करने की, ये मूव अपने मेथड में बता रहे हैं। सेकंड स्टेप उन्होंने क्या बताया, जिस शब्द का विश्लेषण किया जा रहा है वह शब्द उक्ति नहीं होता बस, बल्कि इससे इतर कुछ होता है। अभी जैसे भाई को उठा लो, फिर से भाई शब्द हमने कहा, यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ शब्द का, लोग ये गलत फहमी में बैठे होते, कई लोगों को मैंने देखा है, कई बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो इस एक कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई भाषा दर्शन जो है, लिंग्विस्टिक फिलोसफी, वो है जो लैंग्वेज का विश्लेषण करती है। ये मूर बहुत पहले स्टार्ट में ही क्लियर करके चल दिए हैं कि लिंग्विस्टिक फिलोसफी लैंग्वेज का एनालिसिस नहीं करती, और ना ये रसेल स्वीकार करता है, ना ये विटगेनस्टाइन स्वीकार करता है, ना ये एयर स्वीकार करता है, ना ये राइल स्वीकार करता है, ना ये भाषा दर्शन वाले जो बाद के अमेरिकन फिलोसोफर हैं वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि भाषा सिर्फ माध्यम है किसी बात को रखने का, भाषा किसी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल भाई शब्द का जो अर्थ बताया गया है उस भाई शब्द के पीछे कुछ है, एक व्यक्ति, एक अवधारणा है उस एक व्यक्ति की जो मेल है। भाई जब कहा गया है तो सामने जो पिक्चर बनी है वो किसी व्यक्ति की पिक्चर बनी है जो मेल है, इसलिए उसे भाई कहा गया। तो भाई शब्द का विश्लेषण नहीं होता है कभी भी। अगर भाई शब्द का विश्लेषण होता, अगर शब्दों का विश्लेषण होता लिंग्विस्टिक फिलोसफी में, तो भाई को ब्रदर बोल दिया जाता है इंग्लिश में, तो ब्रदर और भाई दोनों अलग अलग अर्थ देते, लेकिन ब्रदर और भाई दोनों एक ही अर्थ देते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि भाषा यानी कि शब्दों का विश्लेषण नहीं होता एनालिटिकल फिलोसफी में, शब्दों के पीछे का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, जो तत्व है, उसका विश्लेषण होता है। तो ये सेकंड कंडीशन वो बता के चलते हैं, ठीक है, वो भाव या विचार होता है, ना कि उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण होता है। तीसरा है अर्थबोध तथा विश्लेषण में अंतर होता है। अर्थ समझना, अनुवाद करना, उदाहरण देकर समझाना, समझाना विश्लेषण नहीं होता। जब कहा जा रहा है भाई और सामने जो अर्थ लगा लिया गया है वो अर्थ लगाना एनालिसिस नहीं होता। विश्लेषण का मतलब तो होता है उस शब्द के पीछे आपको उस भाई के साथ जुड़े भाव नहीं देखने हैं कि माजा या भाई की बात हो रही है या मौसी के लड़के की बात हो रही है, उसको एनालिसिस करना है तटस्थ रह के, और उसके सारे अर्थ स्पष्ट करने हैं, तब वो विश्लेषण कहलाता है। अर्थबोध नहीं, अर्थ स्पष्ट नहीं करना होता है। अर्थ स्पष्ट तो एनालिसिस से अपने आप हो जाता है। जब एनालिसिस करके किसी के सामने रखते हैं तो खुद ब खुद समझ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, किसी को अर्थ नहीं समझाना होता है, ठीक है। विश्लेषण का अर्थ होता है तत्व के व्यष्टि और समष्टि का अर्थ क्या है, जैसे गणित में उदाहरण देना है किसी अन्य। अब इसको थोड़ा सा समझो, एनालिसिस का अर्थ जो होता है वो किसी जो भी प्रोपोजिशन हम उठा रहे हैं उसका एक मैक्रो या माइक्रो लेवल पे उसको समझना। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊं को, कभी भी मैथमेटिक्स में आप अक्सर देखते हो कि हमारे समाज में बहुत से लोग हैं कहानियां सुनाते हैं,
क्या नौबत आ जाती है कहानी सुनाने की। अगर वो आपको ये समझा रहे हैं कि भाई चलो वो समझा रहे हैं कि भाई ईमानदारी क्या होती है, निष्ठा क्या होती है, सत्य क्या होता है, तो आप किसी ना किसी बंदे की कहानी उठा के ले आएंगे या खुद का कोई एग्जाम्पल ले आएंगे, कोई और कहानी उठा के ले आएंगे। कहानी की नौबत क्यों आ रही है? फिर वही सिंथेसिस एनालिसिस आ जाएगा यहाँ पे। सिंथेसिस में कुछ प्रूव किया ही नहीं जा सकता। नौबत इसलिए आ रही कि वो सत्य पूर्ण रूप से प्रकट किया ही नहीं जा सकता शब्दों के माध्यम से। यहीं पे अगर आप मैथमेटिक्स को ले लोगे तो आपको कोई कहानी, कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बोलो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। कोई एग्जाम्पल लाने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि वो प्रिंसिपल में ही है वो चीज। लेकिन यही चीज आपको ये समझाना हो कि ईमानदारी सबसे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको लक्कड़हारे की कहानी सुनानी पड़ती है। तो जो हमारा सिंथेटिक वर्ल्ड है उसमें हमें कहानियां को प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है, ठीक है। तो उनका विश्लेषण कंप्लीटली नहीं हो पाता है। विश्लेषण केवल उनका होता है जो विश्लेषण योग्य चीजें होती है, ठीक है। इसलिए अगर उन चीजों का विश्लेषण करना है जो हमारी सोसाइटी में या हमारे बाह्य जगत में चीजें मिलती है, तो उनके सारे अर्थ हमें स्पष्ट करने पड़ेंगे, और सारे अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे पॉसिबल नहीं है भाई के। आप, मैंने तो 5-6 अर्थ बताए हैं, आप विचार करने बैठना भाई के, आप डिफरेंट हजारों अर्थ निकाल सकते हो, निकालने बैठो कभी, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है उसका एनालिसिस करने का। यही कोशिश फिलोसफी में हो रही है, लॉजिक में हो रही है, मेटाफिजिक्स में हो रही है। ये एनालिसिस की कोशिश आपके सोसाइटी में जब होती है तो निष्कर्ष हमेशा, लाइक आप समझ सकते हो रिसर्च जो सोशल साइंसेज में होती है। सोशल साइंसेज क्यों हो गया, पॉलिटिकल साइंस क्यों हो गया? तो सोचा है उसमें साइंस जैसा क्या है? क्योंकि उसके रिजल्ट तो सर्टेन आते नहीं है। ये जो एनालिटिकल फिलोसफी है, इसके बाद सोशल साइंस हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ये भी साइंस बनने लगे, वरना पहले शास्त्र होते थे। ये साइंस क्यों बनने लगे? ये क्लेम करने लगे कि भाई फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री साइंस क्यों है? बोले जी हम सर्टेन रिजल्ट देते हैं। बोले बताओ एक आध सर्टेन रिजल्ट कहाँ है? नहीं है उनके पास भी सर्टेनिटी। यही तो मामला है, सिंथेटिक वर्ल्ड में सर्टेनिटी मिल ही नहीं सकती, असंभव है। तो बोले नहीं हम 100% सर्टेनिटी तो नहीं दे सकते। बोले कितने दोगे? 99 तक दे सकते हो। भाई जब 99 ही दे सकते हो, अगर तुम कह रहे हो कि ऑल क्रोज आर ब्लैक, सारे कोए काले होते हैं, एक सफेद कोआ मिल गया तो कट गया ना सब कुछ। आप तो नहीं रहे ना यूनिवर्सल। अब उस एक कोए के सफेद होने से या उसमें 10 कोए सफेद होने का क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आप 99% रिजल्ट देते हो तो 51% हम भी दे देते हैं। देन व्हाई वी आर नॉट साइंस? क्लेम सही है, क्योंकि साइंस भी ऑब्जेक्ट्स पे ही रिसर्च करता है और वो भी ऑब्जेक्ट्स पे ही रिसर्च करते हैं। उनका ऑब्जेक्ट ह्यूमन हो सकता है, उनका ऑब्जेक्ट वस्तुएं हो सकती हैं, फिजिक्स की वस्तुएं हैं, वरना बायोलॉजी के तो ह्यूमन है। बोलो आप भी ह्यूमन पे रिसर्च कर रहे हो, आप उस पे बायोटेक्निकल रिसर्च कर रहे हो, हम उनके अलग तरह से रिसर्च कर रहे हैं। हम उनके इमोशंस पे रिसर्च कर रहे हैं, उनके मनोविज्ञान पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें भी साइंस का दर्जा देयर कम्स, वो भी साइंस हो जाते हैं। क्लियर? तो कहने का मेरा जो मतलब है इस उससे कि मैथमेटिक्स अकेला है जिसका कंप्लीट एनालिसिस हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस हो सकता है या लॉजिक में हो सकता है, उसके अलावा कंप्लीट एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब इसकी बेसिकली इन्हीं 3 शर्तों को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मूल के विश्लेषण में 3 शर्तें अनिवार्य है। जिन भावों से विश्लेषण हो रहा है उन भावों को जाने बिना विश्लेषण किए जाने वाले भाव को नहीं जाना जा सकता। भाई वाला एग्जांपल पे फिर से आ जाओ। भरत राम के भाई हैं। अब वो भाई जहां उस प्रोपोजिशन में भाई जिस भाव से कहा गया है, वही भाई का भाव उस व्यक्ति को जाना चाहिए जिस व्यक्ति ने रामायण रामलीला नहीं देखी है, कभी नहीं सुनी है, कभी उसको पता ही नहीं है इस वृत्तांत के बारे में। उसको सेम मीनिंग जाना चाहिए जो इसमें मीनिंग कहा गया है कि भाई वो 3 माएँ थी, उनमें से एक का बेटा था, पिता एक था, इसलिए वो भाई था। ये मीनिंग जाना। हेलो सर हमें कुछ पूछना है। हाँ जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बोला कि हम जो एनालिसिस करते हैं वो सारी चीज़ों का नहीं हो सकता है, लेकिन मैथ्स का हो सकता है और लॉजिक का हो सकता है। सर यस चलिए, अच्छा ये तो आपने बोला है लेट मी क्लैरिफाई यू। मैथ्स का और जी
हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर अभी आपने बोला ना कि और चीज़ों का एनालिसिस नहीं हो सकता है ठीक से, लेकिन मैथ्स का हो सकता है और लॉजिक का हो सकता है। लेकिन मैथ्स और लॉजिक ये सारी चीज़ें तो सर हाइपोथेसिस होती है ना? हाइपोथेसिस होती है। यस सर। नहीं नहीं नहीं, मैथ की एप्लीकेशन हाइपोथेटिकल होती है, मैथ हाइपोथेटिकल नहीं होता है। उसमें सर्टेन जो कंक्लूजन वो निकलते हैं। मैथ को जब हम साइंस पे अप्लाई करते हैं तब हम हाइपोथेटिकल बनाते हैं, मैथ को जब हम सोशल साइंस पे अप्लाई करते हैं तब हम हाइपोथेटिकल बनाते हैं। लाइक 2 + 2 = 4 हाइपोथेटिकल कभी नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन उसी की जब आप एप्लीकेशन करोगे इस रियल वर्ल्ड में, 2 ड्रॉप + 2 ड्रॉप इज 4 ड्रॉप ऑफ वाटर, तो हाइपोथेटिकल है। उसको आप जब मेजर तोल के करोगे, ना कि गिनने की बजाय, क्वांटिफाई उसको मतलब नंबर में गिनने के बजाय उसको मेजर करोगे तोलने में, तब वो रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो वो हाइपोथेटिकल होता है। सोशल साइंस पे आप रिजल्ट निकालते हो, परसेंटेज में एक हाइपोथेटिकल रिजल्ट निकालते हो। मैथमेटिक्स अपने आप में हाइपोथेटिकल नहीं है, मैथमेटिक्स अपने आप में पूरी तरह से सर्टेन ही है, वरना तो सारा आधार ही बिगड़ जाएगा ना। इसलिए तो वो एनालिटिकल बोले गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सलिटी, सर्टेनिटी और नेसेसिटी उनकी 3 प्राइमरी कंडीशंस हैं मैथमेटिक्स और लॉजिक की। आप ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम या कुछ भी आप लेके आओ मैथमेटिक्स से जो आपको हाइपोथेटिकल लगता हो। कि सर समझ गया। हाँ बताइए। यस सर, समझ गया। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। तो अब आगे आते हैं, जिन भावों से विश्लेषण हो रहा है उन भावों को जान, तो मतलब जो जिस भाव से वो प्रोपोजिशन बोली गई है उस शब्द का वही भाव सामने जाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मैं आपको समझा चुका हूं ब्रदर और भाई के एग्जांपल से। दूसरा, विश्लेषण किए जाने वाले भाव और विश्लेष्य भाव दोनों से एक ही अर्थ सूचित होना चाहिए। सेम वही बात कही गई है जो अभी हम करके आए और ऊपर वाले में कही गई है। तीसरा है, भाषाई उक्ति विश्लेषण के भावों और विश्लेष्य में पर्यायवाची संबंध होना चाहिए। यानी कि अब अगर ऐसा हो गया है, मैथमेटिक्स की तरह नहीं आया है मामला कि भाई 2 + 2 = 4, ऐसे नहीं है मामला। जो है हमारे सामान्य भाषा के जो शब्द हैं उनको लेकर आ गया है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ भाई का विश्लेषण, नर जातीय सहोदर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता हिंदी में लिखा है क्या मतलब होता है, मतलब एक ही उधर से पैदा हुए दो लोग जो होते हैं माँ के बेटे, वो भाई कहलाते हैं, ठीक है। तो विश्लेषण जो पर्यायवाची संबंध होना चाहिए, कहने का मतलब जो अविवाहित उधर अविवाहित है तो इधर कुंवारा शब्द ही आएगा, उधर अनमैरिड है तो इधर बैचलर ही आना चाहिए। उन दोनों में रिलेशन जो है वो सिनोनिम का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सिनोनिम थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, तो सिनोनिम होना बहुत जरूरी है। अगर सामान्य भाषा की उक्तियां हम उठा रहे हैं, सामान्य भाषा के आर्गुमेंट या प्रोपोजिशंस हम उठा रहे हैं, स्टेटमेंट्स हम ले रहे हैं, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो रिलेशन है, वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का रिलेशन जब तक सिनोनिम नहीं होगा तब तक एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तब तक एनालिसिस तो कर लो, चाहे कैसे एनालिसिस करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सर्टेन रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो एनालिसिस के लिए ये 3 शर्तें बहुत जरूरी है जो मूर कह के चलता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? यस सर, क्लियर है। गुड। रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म, ये फर्स्ट आर्टिकल था जो मूर ने लिखा था। और इस आर्टिकल में मूर, जो बर्कले ने थियरी दी थी आइडियलिज्म की, जिसे बोला जाता है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, उसको वो चैलेंज करता है। और ये एक क्वेश्चन है कि क्यों बर्कले को ही उठाया गया मूर के द्वारा। मूर बर्कले को क्यों उठाता है? क्योंकि हमारे पास आइडियलिज्म के नाम पर प्लेटो भी है, हमारे पास आइडियलिज्म के नाम पर हेगल भी है, हमारे पास आइडियलिज्म के नाम पर ब्रैडले भी है, और हमारे पास आइडियलिज्म के नाम पर अपना ये क्या बोलते हैं बर्कले भी है। तो बर्कले को ही क्यों उठाता है? अब यहाँ पर भी ब्रैडले, ये अपना मूर देखता है कि भाई प्लेटो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इससे रिलेटेड दूसरा जो आर्टिकल है मूर का, वो है प्रूफ ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि बाह्य जगत, मतलब जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है हमारे सामने, उसका अस्तित्व का सबूत देता है। वो इसका एग्जिस्टेंस है, ये सिर्फ हमारे ख्यालों में, विचारों में नहीं है, ये रियल में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो प्रूफ ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो बाह्य जगत का जो बात हो रही है, वो और जिसकी बात यहाँ पे वो क्या नाम है बर्कले कर रहा है, वो इन दोनों में फर्क क्या है? तो प्लेटो तो कहीं ना कहीं बाह्य जगत का अस्तित्व मान लेते हैं, इसे व्यवहारिक सत्ता बोलता है, पूरी तरह से ये बिल्कुल फेक नहीं मानता है।
तो व्यवहारिक रूप में ये रियल है, एग्जिस्ट करता है। शंकराचार्य ने हमारे अद्वैत में भी इसको व्यवहारिक रूप में सत्य माना है, एग्जिस्ट करती है। तो उधर ब्रैडले या वो क्या बोलते हैं हेगल, वो चले जाते हैं एब्सोल्यूट आइडियलिज्म पे। अब एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहता है कि भाई ये जो जगत है ये कोई कॉपी नहीं है या फेक नहीं है, इल्यूजन नहीं है, हालांकि ये इसका रियल नेचर नहीं है जो शो हो रहा है। इसका रियल नेचर प्रत्यात्मक है, भौतिक नहीं। ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इसको इंक्लूड करके चलते हैं, यानी बाह्य जगत को ये उस तरह से एक्सप्लोर नहीं करते कि तो एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी सेंस में, हमारा ब्रह्म भी नहीं है ये, मतलब। और बर्कले तो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे। बर्कले क्या कहते हैं, बर्कले ये कह रहा है कि ये जो रियल जगत है ये एग्जिस्ट इन एग्जिस्टेंस की तो बात ही खत्म कर दो भाई, इसके बारे में तो आप विचार ही नहीं कर सकते। एग्जिस्टेंस तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप जब किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो आप सोचते हो अपने विद इन योर माइंड, विद इन योर जो आपका रीजन है, बुद्धि है, उसके अंतर्गत गुणों के बारे में सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि भाई संतरा क्या होता है, तो संतरा को जब आप एक्सप्लोर करोगे, ऑरेंज को जब आप एक्सप्लोर करोगे, तो आपका ऑरेंज का जो कलर है वो आपको आई परसीव करती है, आंखें उसको परसीव करती है, लेकिन उसकी स्मेल आपकी नाक परसीव करती है, नोज का परसेप्शन है, और उसका टेस्ट आपकी जिह्वा परसीव करती है। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिह्वा तो कलर देख ले और नाक स्वाद चेक कर ले और आंखें जो है वो उसका क्या बोलते हैं मिठास चेक कर ले, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो हर एक पर्टिकुलर जो सेंस है वो पर्टिकुलर डेटा ले रही है उस ऑरेंज से। ऑरेंज किसने लिया, इसको समझना, ताकि बर्कले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आए। बर्कले क्या कह रहा है कि भाई आपकी हर सेंस एक डिफरेंट डेटा ले रही है, तो लोग ही बता के गए हैं। और जब एक डिफरेंट डेटा हर सेंस ले रही है तो एक सेंस से पूरा डेटा थोड़ी आ रहा है, तो आपको मिल क्या रहा है, आपको तो डेटा ही मिल रहा है। आपको कौन सा वस्तु मिली, और डेटा क्या है, वो क्वालिटेटिव है। और डेटा अगर क्वालिटेटिव है तो वो तो आपके सेंसेस में है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि सेंसेस से बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता हो, सेंस से बाहर आप जा ही नहीं पा रहे हो ना। आपका पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है वो तो सेंस के ऊपर है ना, आपके नॉलेज की पूरी फाउंडेशन सेंस के ऊपर है। 5 सेंसेस है आपके, 5 सेंसेस के अलावा आप बता दो कोई और चीज, 6ठी सेंस है जो पूरी वस्तु देती हो। 5 सेंस और 5 सेंस से 5 तरह के डिफरेंट डेटा मिलते हैं। और डेटा क्या है, वो क्वालिटेटिव है, वो गुण है। और गुण एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, तो डेफिनेटली हमारे मन में ही एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि हमारी तो फाउंडेशन वो बड़ी टेक्निकल बात करता है। मेरा तो पहुंच ही, मेरी तो अप्रोच ही मेरी इंद्रियों तक है, मेरी सेंसेस तक है, उससे बाहर मेरी अप्रोच ही नहीं है। और अगर उससे बाहर मेरी अप्रोच नहीं है तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि बाहर कुछ है। जरूरी थोड़ी है मुझे भाई संतरा को अगर संतरा को मुझे नॉलेज लेनी है तो संतरा को उठा के खाऊं ही मैं संतरा का मेरे मन में विचार करूं, मेरे दिन में संतरा प्रकट हो गए, ऑरेंज प्रकट हो गई और मैंने उसको फील कर लिया बस। सिमिलरली बहुत डिसेंट वे में हम संतरा को जागृत अवस्था में फील कर लेते, व्हाटएवर जो से जैसे भी, लेकिन बाहर संतरा एग्जिस्ट कर रहा है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता है। इस चीज को मूर ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया था, ध्यान रखना। इसलिए मूर जो है सेंस डेटा पे कंफ्यूज रहा था, वो उसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया था। ठीक, तो और ये इसमें एक टेक्निकल समस्या है, और इस टेक्निकल समस्या को उठा के ही कांट कह देता है कि बाह्य जो है वो नोमेना है, इंटरनल जो है फेनोमेना है, और हम उसे कभी नहीं जान सकते बाहर क्या है, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस ही हमारी सेंसेस तक है। हमारी सेंसेस के बाद हमारी लिमिटेशन ही नहीं, मतलब लिमिटेशंस ही खत्म हो जाती हैं, हम उससे बाहर जा ही नहीं सकते। तो जिससे बाहर हम जा ही नहीं सकते उसको हम कैसे क्लेम कर लें। बर्कले का सीधा इतना आर्गुमेंट, तो उसने इसलिए कहा ऐसे इस्ट परसिपाई, सत्ता दृश्यता है, जो ऐसे है वो है जो परसिपाई है, जिसे हम परसीव करते हैं उसी का एग्जिस्ट है, और परसीव हम सिर्फ क्वालिटी करते हैं। ठीक, तो ये बर्कले का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बर्कले के पॉइंट ऑफ व्यू को बाद में, बर्कले के बाद डेविड ह्यूम भी आता है,
और बर्कले की समस्या को लेकर, हालांकि वो बर्कले का मजाक भी उड़ा देता है, लेकिन वो फिर भी स्केप्टिसिज्म में ही रह जाता है। कांट भी आता है और कांट इसी समस्या को लेकर वो डिवीजन में फंस जाता है, नोमेना और फेनोमेना की। ठीक, उसके बाद आपका, हाँ, एनी क्वेश्चन? ये सर, हाँ हाँ, बर्कले जो बोलते हैं ना, परसीव एग्जिस्टेंस, जो चीज को सकते हैं उसको हम मान सकते हैं। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो चीज को वो परसीव मानता है, जैसे सब्सटेंस का क्वालिटी, ऐसे तरह। हाँ, जैसे आप अभी आंख बंद करो, ठीक है, और आंख बंद करके आप परसीव करना चाहो ऑरेंज को, तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है ऑरेंज को परसीव करने के लिए आप बाहर से कोई ऑरेंज उठाओ ही। वही बर्कले कह रहा है कि हमारे मन से ही निकल के आ जाती हैं सारी क्वालिटीज। लेकिन बर्कले का पॉइंट ऑफ व्यू इतना, मतलब ठीक है, वो ये आर्गुमेंट जो कह रहा है कि हमारा मन ही सारी वस्तुओं का घर है, पत्तियों का घर है, उसी में से सब चीजें निकल के आ जाती हैं, उन्हीं को हम जान लेते हैं, बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ये आर्गुमेंट जो बर्कले बताता है कि हम उसका कभी भी विचार करें, वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। वरना ऐसा होता कि हर बार ऑरेंज को परसीव करने के लिए हमें ऑरेंज देखनी ही पड़ती, अगर बाह्य जगत में होती, वरना हम परसीव नहीं कर पाते। लेकिन हम जब चाहे परसीव कर सकते हैं, इसका मतलब वो हमारे मन में ही है, बाहर कुछ नहीं है। ये इतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं था जितना टेक्निकली साउंड वो आर्गुमेंट करता है कि हमारी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है हमारी सेंसेस पे। हमारे सेंस से बाहर कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास, हम सेंस से बाहर जा ही नहीं पाते हैं और हकीकत में नहीं जा पाते हैं। अभी मैंने बताया हमारी 5 सेंसेस हैं और 5 सेंस डिफरेंट डेटा दे रही हैं हमको, और हर सेंस दूसरे सेंस का डेटा नहीं दे सकती। और जब सेंस जो जीव है वो हमें मिठास दे रही है, तो जीव ही मिठास दे रही है, और मिठास एक गुण है, वस्तु नहीं है। कलर एक गुण है, वस्तु नहीं है। आकार एक गुण है, वस्तु नहीं है। तो सेंसेस तो सिर्फ गुण ही दे रही है ना, तो गुणों के अलावा किसी वस्तु का अस्तित्व है ये कैसे मान लेंगे हम, क्योंकि हमारी पहुंच सेंस से बाहर है ही नहीं। ये जो टेक्निकल आर्गुमेंट है उसका, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस टेक्निकल आर्गुमेंट में बाद में सबको कंफ्यूज किया। इसके बाद जो अपना ह्यूम है वो भी स्केप्टिसिज्म पे चला गया, कांट भी अपना डिवीजन कर देता है नोमेना और फेनोमेना का, और उसकी वजह से फिर हेगल जो होता है, हेगल वो तो जो 3 लॉज ऑफ थॉट्स हैं उनके अगेंस्ट ही खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये बकवास है, ये सिर्फ फॉर्मल है, इनमें ट्रुथ नहीं है। तो ये बर्कले की उठाई समस्या थी, जिसके बाद ये समस्याएं आती हैं। लेकिन हालांकि वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वर्ल्ड को माने बिना काम चल नहीं सकता है। अब वो आप कॉमन सेंस पे मूर आपको मनवाता है, या आप जानते हो कि हमारा काम चलता ही नहीं है उसको माने बिना, ये एक अलग सेंस है। लेकिन टेक्निकली ये सही है, हम बाहर नहीं देख सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम हमारी सेंस से बाहर हैं ही नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब इससे आगे बात करते हैं। Yes, sir. हाँ, एनीथिंग एल्स? यस, सर लेकिन फील तो कर सकते हैं ना? वो तो हम अब ये फील करना और वो करना ये आर्गुमेंट की सेंस में तो नहीं आएगा। हालांकि हमें पता है, हमारी कॉमन सेंस कह रही है कि बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड है भाई। नो सर, जस्ट लाइक एयर, हम उसको देख नहीं सकते, ना ही सूंघ सकते, ना सुन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बट वी कैन फील बिकॉज दे आर एग्जिस्ट। वी कैन, बट हु इज फीलिंग? कौन फील कर रहा है? दैट इज द कॉन्शियस व्हिच इज ये सर बर्कले के हिसाब से ये मतलब नहीं है, मतलब उनके हिसाब से, क्योंकि सेंस ही सारी चीजें हैं और उसके ऊपर वो मान ही नहीं रहे हैं, तो वहां तक तो वो भी लिमिटेशन में ही हो गया ना सर, क्योंकि वो सेंस को ही सब कुछ मान रहे हैं। लेकिन बट एयर इज एग्जिस्टिंग, इट मींस यस, लेकिन मेरा उसको बर्कले का एक आर्गुमेंट तो सुनो, या मेरा जो कहना चाह रहा हूँ उसकी साइड से, who is feeling the air? Our bodies are Yes, so sir. external. बॉडी भी तो एक्सटर्नल ही है भाई। हम एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन में फंसे हुए हैं। हम अपनी बॉडी को पता नहीं क्यों हम सब सेल्फ मानने बैठे हैं।
बर्कले बॉडी को भी एक्सटर्नली बोल रहा है, ये आपकी फील सब बाहर हो रहा है। सेंस का मतलब ये नहीं है कि मेरी स्किन, सेंस का मतलब स्किन जो फील कर रही है वो है सेंस। लाइक हमारी इंडियन फिलोसफी में जो 5 सेंसेस की बात हो रही है, तो याद हो आपको, सांख्य जो होता है वो 5 ग्रोस एलिमेंट अलग निकालता है और 5 सबटल एलिमेंट अलग निकालता है कि नहीं? याद है? सांख्य 5 तन्मात्र निकालता है और 5 महाभूत निकालता है। तो 5 तन्मात्र की बात बर्कले कर रहा है, महाभूत की बात नहीं कर रहा। यस सर, इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, ये बर्कले के हिसाब से वो जितने उनके पास जो बता रहे हैं वो वहां तक सही है। यस सर। नहीं, बर्कले को मैं सही नहीं बता रहा, लेकिन बर्कले को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बर्कले का पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपनी साइड से सही रखने की कोशिश करूंगा, इतनी सी बात है। आई डोंट बिलीव इन इवन बर्कले को मैं खुद भी बहुत टिकड़म फिलोसफी मानता हूँ एक तरह का। चलो आगे आते हैं। रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म फिर क्या होता है कि मूर ने, अब मूर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मूर क्यों बर्कले को ही उठाता है, इस बात पे हम बात कर रहे थे। तो मूर जो होता है वो 1897 में एक आर्टिकल लिखता है। उस आर्टिकल को लिखने का जो उसका जो मोटो था वो ये था कि उसे फेलोशिप लेनी थी कोई उसमें कैम्ब्रिज में। तो वो फेलोशिप, वो आर्टिकल लिखता है वो ब्रैडले पर। ब्रैडले वो आइडियलिज्म जो था ना, ब्रैडले के बाद ब्रिटेन में एकदम से डोमिनेट कर गया। और ब्रैडले ऐसा लगता है जैसे ब्रिटेन का शायद बहुत प्रोमिनेंट या एकमात्र बिजनेस जो होता है वो इंपिरिकल सेंस में ही चलता है, यूटिलिटी में चलता है। वो पूरी तरह से आपके यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो करने वाले था। हम क्यों नहीं कर सके इस तरह की चीज? ये तो एक हकीकत है। अगर उसे सोने की चिड़िया बोला जा रहा है तो डेफिनेटली धन धान्य तो हमारे पास था। लेकिन क्या है ना कि हम वो लोग हैं जो निवृत्ति वाले थे, निवृत्ति मार्ग वाले थे, डिटैचमेंट वाले थे। इसलिए निकल गए जंगलों में, ऋषि बन गए, खोजें कर ली, किताबें लिखने लगे, ज्ञान देने लगे। बिजनेस पनप ही नहीं पाया उस साइंस में। और बिजनेस नहीं पनप पाया इसलिए उनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, इसलिए उनका एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो सकता था। और उससे पहले तो हम इन्वेडर्स के शिकार हो गए, फिर आगे जो चलता गया वो चलता चला गया। तो ये एक बेसिक रीजन है कि वहां पर एम्पिरिसिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इस तरह की जो बहुत पढ़ी जाने वाली और बहुत लाइक की जाने वाली फिलोसफी है वो वहां पे डेवलप हुई। हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही डेवलप कर पाए और कुछ नहीं डेवलप कर पाए। ठीक। सो अब होता क्या है कि वहां पे इंग्लैंड तो, ब्रिटेन तो जो है बिजनेसमैन लोगों का देश है। अब ब्रैडले से पूछा जाता है कि ब्रैडले जो था वहां पे, उसको तो नाइटहुड का सम्मान मिला हुआ था। ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा ऑनर है वो ब्रैडले को मिला था। इतना जबरदस्त उसने आइडियलिज्म दे दिया था और पूरे ब्रिटेन में आइडियलिज्म हावी हो गया। और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में आइडियलिज्म प्रधान नहीं हो सकता। तो 1897 में म्यूर एक ऐसे लिखता है, द मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ एथिक्स, जिसमें वो ब्रैडले के सम्मान में ऐसे लिखता है और उसके लिए उसे फेलोशिप मिल भी जाती है, उसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन एक ही साल में ब्रैडले बदल गया, सॉरी मूर बदल गया।
वो खुद आइडियलिज्म के अगेंस्ट होता चला गया, क्योंकि लॉजिक पढ़ा, क्योंकि वो रसेल के कांटेक्ट में आ गए। और जब वो लॉजिक पढ़ रहे हैं, जब ये चीजों को समझ रहे हैं, तो उन्हें पता लगा कि भाई चीजें अगर सोल्व की जा सकती हैं, एक्सप्लोर की जा सकती हैं, तो लॉजिक से एक्सप्लोर की जा सकती हैं, हवाई बातों से चीजें एक्सप्लोर नहीं होंगी। तब उसने एक पेपर लिखा, द रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म 1903 में। और बर्कले को उठाने का उसका रीजन, बर्कले पे अटैक करने का उसका प्राइमरी रीजन तो ये था कि बर्कले किसी भी सेंस में एक्सटर्नल वर्ल्ड को एग्जिस्ट नहीं मान रहा, किसी भी सेंस में नहीं। तो उसने कहा कि इसी को उठाते हैं, इससे सारे ही खो जाएंगे एकदम से। दूसरा रीजन ये था कि ब्रैडले के ऊपर तो खुद वो आर्टिकल लिख चुका है, और ब्रैडले का प्रभाव उसके ऊपर इतना ज्यादा था कि 1897 में जो आर्टिकल लिखता है, मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ एथिक्स, जिसमें वो जो आपका ये जो गुड का कंसेप्ट है, आपने मोर की एथिक्स पढ़ी होगी, जो मेटाएथिक्स में पढ़ा जाता है, तो उसमें ये है कि वो शुभ को शुभ मानता। वो डेफिनेशन क्या देता है शुभ की? गुड इज गुड, आई कैन नॉट से एनीथिंग मोर अबाउट गुड। मैं इस गुड के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकता। गुड इज गुड, इट इज लाइक 2 + 2 = 4। इस तरह से वो उसे करने की कोशिश करता है एनालिटिकल, और इसी सेंस में वो कहीं ना कहीं नेचुरलिस्ट की तरफ चला जाता है। और आज तक भी एक डिबेट ही है कि मूर एक नेचुरलिस्ट था या एक नॉन नेचुरलिस्ट था। तो आइडियलिज्म के प्रभाव से मुक्त हो नहीं पाता है, इसीलिए उसका जो शुभ का कंसेप्ट है, गुड का कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म की तरफ झुकता चला जाता है। ठीक है, सॉरी, नॉन नेचुरल की, माय मिस्टेक, नॉन नेचुरलिज्म की तरफ झुकता चला जाता है। अब आगे बात करते हैं मूर की प्रत्ययवाद की सबसे प्रसिद्ध आलोचना, उनके पेपर द रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म 1903 में वो पेपर लिखते हैं। अब इसकी वो जो आलोचना करते हैं बहुत सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ हमें फंसने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली 3 या 4 टेक्निकल पॉइंट रखता है और इसको रिफ्यूट कर देता है। 3 या 4 जो एनालिटिकल फिलोसफी से, एनालिटिकल प्रोपोजिशंस से निकल के आते हैं। ठीक है, तो कहता है कि एनालिटिकल प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो रिलेशन है, या आप जिसे अल्टीमेट ट्रुथ कह रहे हो, आप जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कह रहे हो, जनरल ट्रुथ कह रहे हो, नेसेसरी कह रहे हो, सर्टेन कह रहे हो, उसमें क्या खासियत है? वो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक रिलेशन होना चाहिए जो टोटोलॉजी का रिलेशन हो, तब तो वो सर्टेन है। टोटोलॉजी का रिलेशन नहीं है तो किस तरह का रिलेशन हो सकता है? वो तीनों रिलेशन को एक्सप्लोर करता है। वो कहता है कि आपकी जो ये जो स्टेटमेंट है, या ये जो आपके प्रोपोजिशन है, ऐसे इस्ट परसिपाई, सत्ता दृश्यता है उनको जोड़ रहा है। तो वो कहता है कि सत्ता दृश्यता में 3 भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसे परसिपाई के साथ ऐसे रिलेटेड है जैसे कि इसमें आइडेंटिटी का रिलेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थॉट याद करो, 2 + 2 = 4। आइडेंटिटी क्या? ट्राइंगल इज 3-साइडेड फिगर। इस तरह का रिलेशन है कि परसिपाई कह दिया तो ऐसे समझ में आ गया, और ऐसे कह दिया तो परसिपाई समझ में आ गया। एक तो ये रिलेशन बनता है। दूसरा रिलेशन बनेगा जो कह रहा है कि ऐसे शब्द के अर्थ, अब कांट वाली सेंस में चले जाओ, लाइबनिज वाली सेंस में चले जाओ, कि यहाँ पे ऐसे जो है, परसिपाई जो है, ऐसे का एक अनिवार्य अंग है। जैसे मैं कहूं कि चाय मीठी है, तो मीठापन चाय का एक अनिवार्य अंग है। ठीक है, या मैं कहूं चीनी मीठी है, चाय तो मीठी क्या, गुड़ भी मीठा हो सकता है, लेकिन हम कहें कि भाई चीनी मीठी है, तो मीठापन चीनी का एक अनिवार्य अंग है। मीठापन चीनी के बाहर भी मिल सकता है, लेकिन मीठापन चीनी में मिलेगा ही मिलेगा। चीनी कहते ही मीठापन आ जाएगा। शुगर इज स्वीट, शुगर कहते ही स्वीट आ जाएगी, स्वीटनेस आ जाएगी, उसको कहीं से और लाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये दूसरी डेफिनेशन मान सकते हैं जो कि कांट ने बताई है कि भाई यहाँ पे जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट में इंक्लूड रहेगा, पूरी तरह से इनहेरेंट रहेगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। ठीक, तो वो उसकी विशेषता हो सकती है कि भाई शुगर कहते ही हमें स्वीटनेस समझ में आ गई, तो ऐसे कहते ही परसिपाई समझ में आ जानी चाहिए। क्या ऐसा रिलेशन है? तीसरे वो रिलेशन की बात करता है, ऐसे और परसिपाई में अनिवार्य संबंध है। अनिवार्य संबंध नेसेसरी कनेक्शन है, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जो प्रूव्ड है, लाइक मनुष्य मरणशील है, ह्यूमन इज मॉर्टल। तो ह्यूमन और मॉर्टल में अनिवार्यता का कुछ ऐसा है कि भाई ह्यूमन कहते ही मोर्टेलिटी अपने आप आ जाएगी, और मोर्टेलिटी की कैटेगरी से ह्यूमन को बाहर नहीं किया जा सकता, और ह्यूमन की कैटेगरी से मोर्टेलिटी को बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन ह्यूम कहते हैं, लेकिन ये तो एक अनुभव पर डिपेंड करने वाली, या तो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, ह्यूम क्या सॉरी मूर कहता है। ठीक है, चलो इनका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, तीनों एक साथ 1 बाय 1 समझाऊंगा। तो पहली प्रोपोजिशन पे आते हैं, समझ तो आप गए ही होंगे, जिस तरह से तीनों डिवीजन उसने किए उस तरह का रिलेशन एस और परसिपाई में बनता ही नहीं है, सीधी सी बात है।
पहले वाक्य में ऐसे का अर्थ परसिपाई से सूचित होता है, दूसरे अर्थ में मनुष्य जीव का एक अंश है, अर्थात परसिपाई को समझ लेने पर ही ऐसे समझ आ जाए। तीसरे अर्थ में मननशीलता मनुष्य का एक गुण है जो आकस्मिक है, तथा परसिपाई ऐसे का एक गुण है। पहले दोनों अर्थ में वाक्य विश्लेषणात्मक है, जबकि तीसरे में संश्लेषणात्मक है। दूसरे शब्दों में पहले अर्थ में वाक्य पर, चलो इनको छोड़ते हैं, मैं सीधा डिटेल में वैसे ही समझा देता हूँ। उद्देश्य विधेय की पूर्ण तादात्म्यता एक रूपता है। यार वो कह रहा है कि भाई बर्कले आप मुझे यह बात बताओ, ऐसे इष्ट परसिपाई में आप सीधा सीधा यही तो कहना चाह रहे हो कि जो ऐसे है, जो मैं देख रहा हूं वही सत्ता है, और जो सत्ता है वही मैं देख रहा हूं, यही कह रहे हो ना? ऑब्वियसली बर्कले यही कह रहा है, जिसको मैं परसीव कर रहा हूं वही एग्जिस्टेंस है, और जो एग्जिस्टेंस है उसे ही मैं परसीव कर रहा हूं। तो अगर मैं गुण देख रहा हूं तो गुणों का एग्जिस्टेंस है, और गुणों का मतलब ही एग्जिस्टेंस है। तो क्या इन दोनों में वो रिलेशन है जो 2 + 2 = 4 में टोटोलॉजिकल रिलेशन है? आप अपने ऐसे इष्ट को हटा दो, ऐसे को हटा दो, और किसी से भी बोल के देखो परसिपाई, क्या उसको ऐसे अपने आप समझ में आ गए? क्या आपके 4 कहने से, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता उसको 2 + 2, क्या आपके 4 कहने से क्लियर हो गया कि आप 2 + 2 कहना चाह रहे हो, या 5 - 1 कहना चाह रहे हो, या 3 + 1 कहना चाह रहे हो, या -4 + 2 कहना +4 - 2 कहना चाह रहे हो? आप कहना क्या चाह रहे हो? क्या ये क्लियर हो जाता है 4 कहने से ही सामने वाले को? नहीं क्लियर होता। तो इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी का रिलेशन तो नहीं है, ये टोटोलॉजी तो नहीं है। तो पहला अर्थ तो आपका क्लियर है, इसमें तो ये प्रूव नहीं हो रही है। दूसरे अर्थ पे आ जाओ, ऐसे शब्द का आप कांट वाली प्रोपोजिशन, कांट वाली डेफिनेशन पे आ जाओ कि भाई ऐसे परसिपाई ऐसे का एक पार्ट है, ठीक है? तो अगर परसिपाई ऐसे का एक पार्ट है तो मुझे शुगर ही कहना था, मुझे ये बताना नहीं था कि वो स्वीट है। शुगर कहने से ही सुनने वाले को क्लियर हो गया कि वो स्वीट है। इसी तरह से मुझे सिर्फ बॉडी ही कहना था, और बॉडी कहने के बाद मुझे ये कहने की जरूरत नहीं थी कि ये एक्सटेंडेड है। सुनने वाले को तुरंत क्लियर है कि वो एक्सटेंडेड है। तो क्या आपके ऐसे कहने से ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि वो परसिपाई उसमें गुण है? बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। इसका मतलब आपने ये जो कांट ने डेफिनेशन दी थी, जो रिलेशन आप बात कर रहे थे कि भाई अंश जो मतलब इंक्लूजन वाली जो डेफिनेशन थी कांट की, उसमें भी आपकी प्रोपोजिशन फिट नहीं बैठती है। तो अगर इसमें भी फिट नहीं बैठ रही है तो ये भी नहीं मानने लायक नहीं है, ये भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तीसरे मीनिंग पे आ जाओ, ऐसे और परसिपाई में एक नेसेसरी रिलेशन है। तो जब मैंने कहा ह्यूमन, तो एक नेसेसिटी आ गई कि मरेगा ही मरेगा, और जब मैंने कहा कि मरता कौन है, तो एक नेसेसिटी आ गई कि ह्यूमन उस कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ गया। ह्यूमन के वर्ग में मोर्टेलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है, और मोर्टेलिटी के वर्ग में ह्यूमन अपने आप आ जाता है। तो ये एक नेसेसरी रिलेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन क्या कहती है भाई? प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहती है कि जो मनुष्य इस तरह की जो 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 जो, जो जिस प्रोपोजिशन को एनालिटिकल अनुभव के बेस पे मान रहे हैं, मतलब इंपिरिकल बेस बता रहे हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे हम जिसे एनालिटिकल प्रोपोजिशन डिक्लेयर कर रहे हैं, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, एनालिटिकल तो नहीं, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कंप्लीट यूनिवर्सल है ना। बोल हाँ, तो बोल दिखाओ सारे आदमी मर गए। नहीं दिखा सकते। जो स्टार्ट में डिस्कस किया था, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, हर मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य मरणशील है, ये प्रूव होने के लिए हर मनुष्य को मरना पड़ेगा, और हर मनुष्य मरेगा तो लास्ट में मैं तो बचा जो नहीं मरा अभी तक, जो देख रहा है, तो उसको भी मरना पड़ेगा, और जब वो मर ही जाएगा तो देखेगा कौन? तो सिद्ध कभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है तीसरी प्रोपोजिशन में, जो अनिवार्य रिलेशन है? एक तरह से तो ये एनालिटिकल प्रूव हो जाती है, और एक तरह से ये सिंथेटिक प्रूव हो जाती है। जो एनालिटिक और सिंथेटिक दोनों प्रूव हो रही है, तो ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई भाई। सेकंड लॉ ऑफ थॉट, कुछ चीज ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है, इनके बीच में कोई भूमि नहीं है। तो भाई जब कोई चीज एनालिटिकल है तो एनालिटिकल है, और सिंथेटिक है तो सिंथेटिक है, दोनों कैसे हो सकती है? तो यहां भी आपकी प्रोपोजिशन प्रूव नहीं है। तो ये तीनों आइडेंटिटी का लॉ लगा देता है, एनालिटिकल प्रोपोजिशन का लॉ लगा देता है, और अपना ये लॉ लगा देता है। तीनों, तीसरा वाला जो कंट्राडिक्शन वाला, तीनों लॉ लगा के कहता है कि भाई यहाँ पे, और अगर इसमें थर्ड लॉ ऑफ थॉट भी जोड़ दें, तो अगर ये सिंथेटिक है तो दोनों में से एक चीज प्रूव होनी चाहिए, या तो ऐसे परसिपाई है या ऐसे परसिपाई नहीं है।
तो दोनों ही प्रूव नहीं हो पा रही हैं, दोनों में से एक तो प्रूव होने का मतलब ही नहीं है, दोनों क्या एक भी मतलब दोनों में से एक प्रूव होनी चाहिए, थर्ड लॉ ऑफ थॉट है, तो वो प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो कंट्राडिक्शन आ गया है। तो ये तो इस प्रोपोजिशन की तो बात ही नहीं की जा सकती, थर्ड रूल की तो तीनों रूल में ही आपकी प्रोपोजिशन फिट नहीं बैठ रही है। यहाँ पर बर्कले की इस जो एसे पर सिपाही है, इसको रिफ्यूट करने के लिए मूर बड़े सॉलिड तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लेके आते हैं एनालिसिस के। ठीक है, थोड़ा आगे अगले उस पर देखते कुछ और मिलेगा। हाँ, अब थोड़ा सा वो ये तीन तो टेक्निकल आर्गुमेंट दे दिए उसने, उसके अलावा फिर वो और आर्गुमेंट देता है इसके लिए। वो कहता है कि मूर के अनुसार प्रत्ययवादी एसेइस्ट पर सिपाही के बीच अनिवार्य, ये तो पहले हमने क्लियर कर लिया, ये आइडेंटिटी का रिलेशन है, ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ तो विषय तथा विषय के अंतर की उपेक्षा कर देते हैं हेगल के लिए। अब यहाँ पे वो हेगल को इंट्रोड्यूस कर देता है कि चलो हेगल जैसे जो आइडियलिस्ट हैं या ब्रेडले भी है, वो ये कह सकते हैं कि इनमें जो रिलेशन है वो ऑर्गेनिक यूनिटी का रिलेशन है, कि भाई कुर्सी, मेज, टेबल, हाँ ये चीजें, कुर्सी मेज टेबल तो अपनी जगह है, लेकिन इनमें ऑर्गेनिक यूनिटी जो है वो लकड़ी की भी तो है, वुड भी तो है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फाउंडेशन। तो मूर कहता है कि भाई कोई चीज, वो जो अभी बात कर रहे थे हम, थर्ड लॉ या सेकंड लॉ ऑफ थॉट दोनों एक साथ अप्लाई हो जाते हैं, कि कोई चीज कुर्सी है तो कुर्सी है, लकड़ी है तो लकड़ी है। क्या आप कुर्सी को लकड़ी की तरह यूज करते हो या लकड़ी को कुर्सी की तरह यूज करते हो? कभी नहीं। तो डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस आ गए। शुगर केन भी है, शुगर भी है, गुड़ भी है, बहुत तरह मिठाई भी है। क्या आप चारों चीजों को गुण की दृष्टि से मीठे की तरह यूज करते हो? क्या आपको गुड़ खा के मिठाई वाला टेस्ट आ जाता है क्या? वो आनंद मिल जाता है क्या? डेफिनेटली वो मीठापन है। तो आप तो गुणों की बात कर रहे हो ना, मीठापन तो गुण हुआ। बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है मूर का, मीठापन तो गुण हुआ। अगर मीठापन गुण है तो गुड़ और अपने मिठाई में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली गुण और उसके मीठापन में डिफरेंस है। इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे यही प्रूव हो रहा है कि आप कहीं एक्सटर्नल वर्ल्ड की किसी वस्तु के टच में आते हो तब ये डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ऑर्गेनिक यूनिटी की बात यहां नहीं कर सकते। लकड़ी है तो लकड़ी है, कुर्सी है तो कुर्सी है, दोनों का अपना अपना अलग अलग काम, दोनों का अपने अपने अलग पहचान है। तो दोनों एक साथ एक धड़े में नहीं आ सकती कि कुर्सी को लकड़ी और लकड़ी को कुर्सी कह देंगे तो काम चल जाएगा। क्लियर कट रिफ्यूट। आगे कह रहा है कि यहाँ प्रतिवादी दो भिन्न दृष्टि का तर्क दे सकते हैं कि रंग की दृष्टि से लाल और पीला एक है, परंतु प्रकार की दृष्टि से दोनों रंग के प्रकार हैं। अब ये तो पहले आर्गुमेंट में हमें समझ जाना चाहिए था, लेकिन इधर भी आ जाते हैं। मूर कहता है कि चलो आप एक आर्गुमेंट और दे सकते हो कि भाई पीला रंग जो है और लाल रंग जो है और जो नीला रंग जो है वो हो सकता है रंग की दृष्टि से अलग अलग है, लेकिन बेसिक दृष्टि से, वही ऑर्गेनिक यूनिटी वाली बात, बेसिक दृष्टि से तो वो रंग ही है, वो तो है तो कलर ही, और क्या है। तो बोलो भाई अगर वो कलर ही है तो आप कभी हाँ ये कह रहा है कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप जब ब्लू कलर की, रेड कलर की या ग्रीन कलर की बात करते हो तो आप सिर्फ कलर की बात नहीं करते हो, आप उन कलर के इनहेरेंस की बात करते हो, उसके इंक्लूजन की बात करते हो, किस वस्तु की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो द कवर ऑफ पिलो इज ब्लू, द कवर ऑफ पिलो इज रेड। क्लियर? तो वहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग हो रहे हैं। आप कह रहे हो द कवर ऑफ बुक इज येलो एंड द कवर ऑफ पिलो इज ब्लू। तो आप दोनों जब ये बातें कर रहे हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट बदल रहे हैं, कभी प्रेडिकेट बदल रहे हैं, और जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही भाई अलग अलग हो जा रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोपोजिशन ही अलग अलग हो गई। और अगर प्रोपोजिशन अलग अलग हो गई है तो फिर आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि भाई उनके जो मेन है वो एक रूप में वो रंग ही है। तो आपकी अस्से पर सिपाही की जो डेफिनेशन है उसमें आप पर सिपाही का डिफरेंट अर्थ जो क्लेम कर दे रहे हो कि जैसे कलर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ऐसे एक ही रहता है, तो पर सिपाही के अर्थ बदलते हैं नहीं बदलते हैं ये बताओ। पर सिपाही का कलर की तरह ट्रीट हो रहा है, और हो रहा है तो उस शब्द की जगह कोई और शब्द आना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो फिर वो एक ही है। अगर वो एक ही है तो पिछली प्रोपोजिशन से कट जाता है, और वो कलर अलग अलग जैसे कलर हो रहे हैं इस तरह पर सिपाही का डिफरेंट अर्थ हो रहा है पर सिपाही का, तो फिर डेफिनेटली वही समस्या आ जाती है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल गए, फिर आपकी प्रोपोजिशन एनालिटिकल कैसे प्रूव हुई।
अब वो आगे कहता है देखा जाए तो, अब एक तीसरा आर्गुमेंट वो देता है, देखा जाए तो लाल और पीले की संवेदना में कुछ अंतर तथा कुछ समानता है, सादृश्यता को मूल चेतना कहते हैं, क्योंकि दोनों, यहाँ पर वो कहता है कि हकीकत में जब हम एलिमेंट्स होते हैं उसको परसीव कर रही है, और एक एलिमेंट वो है जो परसीव हो रहा है। बेसिकली तो कहें तो 3 एलिमेंट हैं, एक तो खुद एक नोवर है, एक वो साइंस डेटा है जो उसकी नॉलेज का बेस बन रहा है, और एक वो वस्तु है जिससे वो, लेकिन अगर हम आइडियलिज्म के सेंस में ही बात कर रहे हैं तो मूल कहते हैं चलो कम से कम 2 एलिमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेशन बोल रहा है वो उसे, संवेदना का विषय क्या है, और कॉन्शियसनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेशन है वो क्या है, और आप क्या हो, आप एक पर्सनैलिटी हो, आप एक नोवर हो, आप एक ज्ञाता हो, आई हो, कॉन्शियसनेस हो। अब वो आई जिसे जान रहा है वो उससे डिफरेंट है या नहीं, मुझे क्लियर ये बता दो, बर्कले से सीधा पूछना, मुझे साफ साफ बताओ ये डिफरेंट है या नहीं। अगर आप कह रहे हो एस से पसिफाई एक ही चीज है तो आपको उन्हें 2 कहने की आवश्यकता ही क्या पड़ गई भाई। और चलो आपने बताने के लिए एनालिटिकल प्रोपोजिशन के लिए एस से पसिफाई कह दिया, तो आप ये डिफरेंस क्यों नहीं कर पा रहे हो कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है और जो कॉन्शियसनेस का जो सेंस डेटा है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेशन है, उन्हें आप दोनों को एक कह रहे हो, तो आप कभी भी नहीं कहते हो कि मेरी चेतना हरी है, क्योंकि दोनों एक है ना, क्योंकि आपके जिस सेंसेशन को आप ले रहे हो आपकी चेतना का पार्ट हो गया ना। आप तो ये कहते हो ना कि पिलो कवर हरा है, बुक कवर हरा है, टॉवल येलो है, मिठाई सफेद है। आपने कभी कहा कि आज मेरी ये इस समय मेरी चेतना हरी है, इस समय मेरी चेतना नीली है, इस समय मेरी चेतना सफेद है, इस समय मेरी चेतना काली है, कभी कहा? अगर आपकी चेतना का ही पार्ट है वो एलिमेंट, एक्चुअली मोर कहता है कि जो आइडियलिस्ट है ये एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ये चेतना और चेतना के विषय में डिफर नहीं कर पाते हैं, वो उनका डिवीजन नहीं कर पाते, उनका उसके बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो उसको नहीं ग्रैस्प कर पाते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं, वो चेतना को और चेतना के विषय को दोनों को एक समझ लेते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो बोलते ऐसे हैं जैसे चेतना और चेतना के विषय दोनों अलग अलग है, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि मनुष्य लंबा है, शेर खूंखार है, भालू काला है। भाई आपके तत्व क्यों बदल रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि भाई मेरी चेतना इस समय लंबी है और मेरी चेतना इस समय काली है और मेरी चेतना इस समय खूंखार है? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट करते हो, इसलिए आपका सब्जेक्ट बार बार बदल रहा है। चेतना वही है लेकिन चेतना के विषय बदल रहे हैं, और विषय बदल रहे हैं इसी से प्रूव हो रहा है, चाहे आप उसे आपका सेंस डेटा ही मान लो, लेकिन अगर वो सेंस डेटा भी बदल रहा है तो कम से कम इतना तो आपको मानना पड़ेगा ना कि वो दूसरी कोई चीज है, आपकी चेतना नहीं, वो चेतना का विषय है। अब वो चेतना का विषय अगर आप अपने अंदर ही ऑब्जेक्ट के रूप में मान रहे हो तो भी आपको ऑब्जेक्ट स्वीकार करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ऐसे प्रिंसिपल। इसी जगह पे लोग कंफ्यूज होकर सेंस डेटा को जो है वहां पे डिफाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि हमारे अप्रोच नहीं है बाह्य वर्ल्ड तक, सेंस डेटा तक ही पहुंच पाते हैं हम, लेकिन वो इतना जरूर प्रूव करता है कि सेंस डेटा कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेशन का काम करते हैं, तो हमारी चेतना से हटके कुछ हो जाता है। और इसको ही कंप्लीट करने के लिए वो अपना प्रूफ ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड लेके आता है, जो वो कहता है माय राइट हैंड माय लेफ्ट हैंड। ठीक है, आगे आते हैं। अब वो कहते हैं कि प्रत्ययवादी जो है, आइडियलिस्ट जो है, क्लेम और कर सकते हैं चेतना तद विषय में पूर्ण तादात्म्य नहीं भी हो फिर भी दोनों में अभिन्नता तो है, क्योंकि विषय चेतन का अंश है, अंतर्वस्तु है। वो अब ये कहते हैं कि ये क्लेम किया जा सकता है कि भाई चलो ठीक है, आपकी बात मान लूं मैं, आइडेंटिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन भाई मेरी कॉन्शियसनेस का ही तो पार्ट है उसका कंटेंट। जिसे आप ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेशन कह रहे हो वो मेरी ही तो कॉन्शियसनेस का पार्ट है। फिर यहाँ पे वही आर्गुमेंट आ जाता है जो मैंने अभी दिया, बोला अगर वो आपकी कॉन्शियसनेस का पार्ट है तो आपकी कॉन्शियसनेस हरी है, आपकी कॉन्शियसनेस लंबी है, आपकी कॉन्शियसनेस मोटी है, आपकी कॉन्शियसनेस काली है। आप वस्तु को मत बोलो ये चीज, आप अपनी कॉन्शियसनेस को बोलो, क्योंकि वो उसी का कंटेंट है, वो उसी का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो आपकी एक ही है, वो 10-20 तो है नहीं जो बट जाएगी। ठीक, तो ये कहता है कि बस हाँ,
ये एक पॉइंट है कि भाई आप एक्चुअली ग्रीन कलर और ग्रीन कलर की जो कॉन्शियसनेस है, हरा रंग और हरे रंग की चेतना में अंतर नहीं करते हो, इसलिए आप फंस जाते हो। आप अपनी चेतना को भी हरा कहने पे तुल जाते हो, लेकिन आपको ये अंतर करना पड़ेगा कि हरा रंग जो है वो किसी वस्तु का पार्ट है, आपके जो आपका कंटेंट ऑफ सेंसेशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेशन है, उसका पार्ट है। इसलिए आप कभी भी ये मूर्खता नहीं करते हो कि आप ये कहोगे कि ग्रीन कॉन्शियसनेस, ग्रीन अवेयरनेस या हरी चेतना, कभी नहीं बोलते। आप उसी को बोल रहे हो जो आपके सामने एक इमेज प्रकट हो रही है। आप इसे इमेज की तरह देखना चाहें तो बेशक देख सकते हैं। मूर कहता है आई हैव नो प्रॉब्लम, आप इसे इमेज कहो, क्योंकि मूड डेफिनेटली आइडिया पे तो नहीं जाएगा, आइडिया की बात कर देगा तो आइडियलिज्म आ जाएगा, इसलिए उसे इमेज बोलने की कोशिश करता है। वो एक प्रतिमा है, तो प्रतिमा जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको आप हरा नीला पीला बोलते हो, अपनी चेतना को हरा नीला पीला नहीं बोलते हो। जैसे इसने कहा है कि अगर सिर्फ चेतना से ही सब कुछ हो जाता, तो बहुत अच्छा आर्गुमेंट वो कहते हैं, अगर चेतना से कॉन्शियसनेस से ही सब कुछ निकल के आ जाता तो इस समय में मेरे कॉन्शियसनेस में मेरी जेब में 2 करोड़ रुपए बना लेता, और वो बन जाते। मैंने मेरे आसपास 2 करोड़ रुपए बना लेने थे, मैं कहता कि मेरे घर आए, क्या बोलते हैं उनको, ईडी वीडी छापा मारने आए, मैं करवा लेता, अगर मेरी चेतना का ही पार्ट है। क्योंकि चेतना तो वो भी कर लेती है जो रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। चेतना तो कह दीजिए भाई यूनिकॉर्न पंख वाला घोड़ा भी है, आकाश पुष्प भी है, स्वर्णिम पहाड़ भी है, और बांझ का बेटा भी है। चेतना तो बहुत से ऐसी चीजें निकाल लेती है जो आपस में कंट्राडिक्टरी है, ठीक। लेकिन रियल वर्ल्ड में कभी मिले आपको, कभी कोई इमेज बनी उनकी, कभी आया? क्योंकि आपकी चेतना ने तो वो इमेज बना ली ना, स्वर्णिम पहाड़ की इमेज भी बना ली, सोने का पहाड़, लेकिन क्या वो एग्जिस्ट हुआ? क्या उसके तरह से उसके साथ आप उस तरह से ट्रीट कर पाए? आप 2 ग्राम सोना लेके जाते हो, वो आपके लिए भारी हो जाता है, लेके आते हो वो आपके लिए भारी हो जाता है। आप इमेज आप बात कर रहे हो सोने के पहाड़ की, लेकिन चेतना तो बना लेगी, तो क्या रियल हो गया? चल गया उससे काम? नहीं चला। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ उससे नहीं चलती है, इसलिए चेतना में जगत एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये उसका रेफ्यूटेशन था आइडियलिज्म का। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो पहले हम वो करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, और उसके बाद अगर आप कहोगे कि नहीं हम एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, हेक्टिक नहीं हुआ है कुछ भी, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे, नहीं तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए। कोई है भी है? मैं बैठा हूँ। यस सर, हम लोग हैं। बताइए। सर तो इसके या क्वेश्चन करता हूँ, कहीं पे डिफिकल्टी आएगी तो नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी इस तक रुके, आगे चले हम? हाँ सर, आगे आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हम जो है अच्छा थैंक यू लगा सर, बहुत क्लैरिटी अच्छा है सर, यस सर, हम भी यही कहना चाहते थे। प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं सर आपने नूर को मैंने कई बार पढ़ा है सर, लेकिन इतना सिंपल वे में नहीं पढ़ा। हम भी से हम क्या कुछ नहीं पढ़े थे, अभी लगता है हाँ कुछ कंसेप्ट अच्छा समझ में आता है, जो इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है तो हम बता सकते हैं थ्रू द एग्जांपल्स। सर सर ये क्लास आपकी रोज चलेगी, मतलब डेली चलेगी? मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, रोज मैं ले नहीं पाऊंगा, टाइम की मेरी शॉर्टेज है थोड़ी सी, तो मैं जब भी लूंगा 2 घंटे की क्लास लूंगा आपको, मैं कोशिश करूंगा एक दिन में एक पूरा कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। तो संडे को अगर आप ज्वाइन कर लेते आप लोग सारे, तो आज ये मूड पूरा हो जाता हमारा, लेकिन क्योंकि संडे को आपने पूरा ज्वाइन नहीं किया तो मूड को हमें फिर से रिपीट करना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम जो भी जुड़े हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो अपना क्या आगे चलता रहेगा। अब रिपीट करने में क्या है कि मुझे थोड़ी बोरियत होती है, समझ रहे हो ना? लेकिन वो तो ठीक है, तुम लोग एक्टिव हो, तुम लोग थोड़ा एक्टिव हो तो इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस कम से कम करूं, और तुम्हें एक हफ्ते में 1 या 1.5 पूरा कंसेप्ट पूरा करवा के चलूं, उसमें कोई कमी ना। क्योंकि अगर हम एक हफ्ते में 1 फिलोसोफर भी करते हैं या 2 फिलोसोफर भी करते हैं, तो कंटेम्प्रेरी के 10 या 12 फिलोसोफर हैं, कोशिश रहेगी आपको महीने 2 महीने में पूरा कंटेम्प्रेरी, 2 महीने तक पूरा कंटेम्प्रेरी पूरा हो जाए। ठीक है? यस सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।